विकास और आज हम देखने वाले हैं लॉ एंड इथिक्स। ये पेपर देखा जाए तो आपका 2024 का हम पूरी तरह से करा लिए थे। ये पेपर है 2023 का। पेपर अगली बार कब हुआ था? 19/7/2023 को ये पेपर हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले। ठीक, तो इस वीडियो में हम अब इसको अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, किसको? फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का। ठीक है, देखिए आपसे बता देना चाहते हैं, आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, याद रखना कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जिसे लुल लेवल जिसे बोला जाता। आप यदि आपको भी कभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो केवल और केवल क्या करिए, आप 2 साल का पेपर सोल्यूशन, कितने साल का? 2 साल का पेपर सोल्यूशन 2023 का 2024 का, ये पेपर सोल्यूशन आप तैयार कर लीजिए। और हमारे द्वारा पेपर से एनालिसिस करके, यानी 3 साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया है सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर। इसको बनाया गया, इसको यानी दोनों को, मतलब ये एक वीडियो हो जाएगा, एक वीडियो ये हो जाएगा, एक वीडियो ये हो जाएगा। इसको अब अच्छे तरीके से यदि देख लेते हैं ना, तब चुटकियों में वादा है सब इससे क्या कर सकते हैं, 80 से लेकर 90% इससे बाहर ही आने वाला नहीं है। तो ये रहा आपका सामने पेपर सोल्यूशन 2023 का। ठीक है, अब इसको कैसे करना, क्या करना, सब कुछ इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके पूरी अच्छे तरीके से देखना चाहेंगे। और इसका यदि आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा, प्राइस केवल 25 रुपीज़ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, यूपी से हैं, क्लास हिंदी में चलाइए, ये तो हिंदी में ही तो है भाई। ठीक है, ये तुम्हारे पास। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपसे सामने क्या क्वेश्चन पूछा, इसके बीच पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होते हैं। पार्ट ई में जो तुम्हारे पास होता है, पार्ट ए में क्या दे रखा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है, राइट ए नोट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, यानी फार्मासिस्ट जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको नोट लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हैं सेकेंड ईयर में, पास हो जाएंगे। ठीक है, पास हो जाएंगे तो क्या करेंगे, 3 महीना ट्रेनिंग करेंगे। कितना महीना? 3 महीना ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद आपको क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जिसका आपका ग्रीन कार्ड आएगा। तो एक रजिस्टर फार्मासिस्ट आप बन चुके होंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उसको हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए क्या लिख रखा। जब किसी राज्य में शिक्षा डी फार्मा पूरी कर लेते, कोई भी व्यक्ति हो किसी भी राज्य में हो, ठीक है, वो जब डी फार्मा की शिक्षा पूरी कर लेता है तो वह व्यक्ति यानी फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत हो जाता है। तो वो पंजीकरण करवाएगा तो पंजीकृत हो जाएगा। नियम शर्तें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्या क्या चीज़ होना चाहिए, कम से कम उसकी उम्र 18 साल कर लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या लिख रखा, देखिए ध्यान से सुनिए। उसमें लिखा उसने, ठीक, 18 साल उम्र कर लेनी होनी चाहिए, मतलब कम से कम वो 18 साल से, ठीक है, ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक, वह राज्य में फार्मेसी के बिजनेस के बारे में ज्ञान हो, मतलब उस राज्य के बारे में उसके थोड़ा सा जाने, क्योंकि लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ दवाइयाँ भी उस लोकल एरिया की पता होना चाहिए। तो ये सब यदि वो जानता है बंदा, ठीक है, तो वो क्या कर सकता, फार्मेसी में बिजनेस आराम से कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट में उसने किसी स्वीकृत एग्जाम को पास किया हो। स्वीकृत मतलब क्या होगा, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जिट एग्जाम होने वाला है, वो पास किया होना चाहिए। या कहीं विदेशों से, यानी लिखा विदेश अथॉरिटी से पढ़ा हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आप किसी विदेश से, चाइना, रसिया या कहीं से भी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से डी फार्मा करके आते हैं या MBBS करके आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक पेपर लिया जाता है। यदि उसमें पास हो जाएंगे तब आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, नहीं तो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, या किसी अदर स्टेट से रजिस्ट्रेशन हो, मान लेते हैं आप किसी बोर्ड से, जैसे उत्तर प्रदेश से हैं, मान लेते हैं हम MP से कर लिए हैं, लुधियाना से कर लिए हैं, दिल्ली से कर लिए हैं, बिहार से कर लिए हैं, तो अपने राज्य में आके क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अप्रूवल देना पड़ेगा। ठीक है, अप्रूवल देना पड़ेगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ये तुम्हारे पास इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मेंटेनेंस लिखा, मेंटेन आप रजिस्टर, रजिस्टर को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। 2 तरह का रजिस्टर होता है यहाँ पर लिखा। रजिस्टर फार्मासिस्ट का नाम होना चाहिए, योग्यता का पूरा डिटेल दर्ज होना चाहिए, कि मतलब वो क्लास किया है कि नहीं, कितना % पाया है, कितना महीना ट्रेनिंग किया है, उसका बिहेवियर कैसा है, सब कुछ हम क्या कर देंगे, उसमें मेंटेन करेंगे। ठीक, तो इसमें रजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट रजिस्टर की तैयारी करनी चाहिए, दूसरा बाद का रजिस्टर होना चाहिए, जो रिन्यूअल वगैरह के नाम से होता है। ठीक है, तो पहला क्या करेंगे, पहला रजिस्ट्रेशन की तैयारी उसके करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। लिखा है रजिस्टर व्यक्ति का पूरा नाम और फुल अस्थायी पता होना चाहिए। ठीक है, पूरा नाम वगैरह, क्योंकि आधार कार्ड में पूरा नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन होना चाहिए। उसके बाद
नेक्स्ट में तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट प्रवेश की तिथि होनी चाहिए, मतलब आपको क्या करना चाहिए, प्रवेश की तिथि मतलब पहली बार कब आप इस पे रजिस्टर कर रहे हैं वो तिथि होनी चाहिए। रजिस्टर के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। जैसे बस सेकेंड ईयर आप पास कर लिए तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि भैया हम सेकेंड ईयर पास कर लिए, ट्रेनिंग भी पास कर लिए, ये हमारे पास साइन जो फार्मासिस्ट के द्वारा हमारे पास दी गई है, हॉस्पिटल से हम जो अप्रूवल लेटर लाए हैं, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे पास प्रोफेशन का पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब किसके बारे में, से डी फार्मा कार्य कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो ये हो गया पहला तुम्हारे पास स्टेप की तैयारी। फिर दूसरा स्टेप में क्या घुस जाएंगे, बाद का रजिस्ट्रेशन। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बाद का रजिस्ट्रेशन दिया गया। तो अब बाद का रजिस्ट्रेशन में कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप शुल्क, यानी ये तुम्हारे पास क्या होगा, लिखा है निर्धारित शुल्क, यानी शुल्क का फीस मेंटेन होना चाहिए। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में आप डी फार्मा कर लेंगे, ठीक, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो इस समय हम जानते हैं यहाँ 1860 या 20 रुपये फीस है, ठीक है। तो उस तरह से अलग अलग फीसें हो सकती हैं, ठीक है। स्टेट का निवासी होना चाहिए, मतलब जिस स्टेट में आप क्या कर रहे हैं एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उसका निवासी होना चाहिए, ठीक। किसी दूसरे स्टेट का रहेंगे तो हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा पीसीआई से, या जिस बोर्ड में जाएंगे, जैसे बीटीयू बोर्ड में जाएंगे, यूपी बोर्ड में जाएंगे तो बीटीयू बोर्ड से, बिहार बोर्ड में जाएंगे तो बिहार बोर्ड से हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम आपके स्टेट में ही रहना चाह रहे हैं, यहाँ पर दुकान खोल रहे हैं, तो अप्रूवल देंगे तब आप रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, नहीं तो इस रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे, ठीक। रजिस्ट्रेशन के लिए फुलफिल आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, ठीक है। कुछ भी उसमें रहेगा गड़बड़, इधर कुछ भी रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, आपका क्वेरी आ जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो रजिस्ट्रेशन के बाद इतनी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास अब मान लेते हैं रजिस्टर नहीं है, कहीं दुकान खोल दिए हैं, ठीक, तब पिलांती वगैरह क्या लग सकती है, तो लिखा अपराध होगा दंड। तो इसमें लिखा गलत रूप से, ठीक है, गलत रूप से स्वयं को रजिस्टर फार्मासिस्ट बताना, मतलब कहीं दुकान खोल दिए अब लोगों से बता दिए हम रजिस्टर फार्मासिस्ट हैं, तो कम से कम 500 रुपये की आपको फाइन लगेगी, ठीक। उसके साथ साथ जेल भी हो सकती है, ठीक। रजिस्ट्रेशन के बिना ड्रग्स को सेल करना, देखिए रजिस्ट्रेशन के बिना ड्रग्स को यदि सेल कर रहे हैं, ठीक है, यदि सेल कर रहे हैं तो 6 महीने की जेल हो जाएगी और 1000 का तुम्हारे पास क्या होगा, जुर्माना लगेगा, ये दोनों लगेगा, ठीक है। यदि हमारे बिना लाइसेंस का दवा बेच रहे हैं तो, बिना रजिस्ट्रेशन का दवा बेच रहे हैं तो ये सब आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, रजिस्ट्रेशन के बिना ये होगा, रजिस्ट्रेशन पत्र जमा न करना, मतलब क्या कर दें, जैसे बोल दिया जाए कोई, अभी आपके यहाँ दुकान पे गए, डीआई बोल दें कि आके वहाँ पर ऑफिस में जमा कर देना फाइल, नहीं जमा किए तो 50 रुपये आपको फाइन लग जाएगा, पर डे का 50 रुपया लगता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में, ठीक। अब जाते जाते हम एक चीज़ और बता देते हैं आपको, ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, तो हमने पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया। 2 तरह से रजिस्टर होता है आपके पास सामने, फर्स्ट रजिस्टर की तैयारी जो आपके सामने यहाँ लिखना है, सेकेंड रजिस्टर की तैयारी यहाँ लिखना है। उसके बाद यानी मान लेते कोई बात नहीं मानता तो पिलांती वगैरह लग सकती है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, देखिए यदि आप लॉ एंड इथिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, लॉ एंड इथिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें पेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हम 2 पेज भर दिए, 8 पेज भर दिए, 2 नंबर का है तो आपको क्या करेंगे, 5 नंबर का है तो 4 पेज भरेंगे, ऐसा नहीं। इसमें कॉन्सेप्ट लिखेंगे, यदि एक ही पेज में हो जाता है तब वो सही है, क्योंकि लॉ एंड इथिक्स पे मोस्ट ऑफ द केस में किसी का तो अच्छे से लिखने का मतलब क्या होगा, जैसे ये लिखे हैं, ठीक है, जो कौन से, जैसे मान लेते तुमसे कोई पूछ दे, जैसे कह देगा पीसीआई इंस्पेक्टर का कार्य बताइए, तो इसके बारे में इसके थोड़ा सा बारे में इंट्रोडक्शन लिख देंगे, उद्देश्य लिख देंगे, कार्य लिख देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। तो एक ही पेज में हो जाए तब भी कोई आपका 5 नंबर देगा ही देगा, ठीक है कि नहीं। अब इसको खींच के 2 पेज में ले जाए, इसमें तुम कितना बना सकते हो, बताओ कितना बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे रूल है, सन है, ठीक है, तुमको इसमें कुछ उल्टा सीधा नहीं कर सकते, एज ए सोशल फार्मेसी की तरह, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये मान के चलिएगा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक ही पेज में हो जाए तब का 5 नंबर वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, यहां पर हम आते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा है दूसरा नंबर, कह दिया है, लिखा कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शन ऑफ पीसीआई, ठीक है, पीसीआई काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, यानी पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के बारे में पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये देखा जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि पीसीआई के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपके सामने लिख रखा है, देखिए फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। अब इसको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ इस वीडियो में हम क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। क्या लिख दिया है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया।
फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एक संस्था है जो भारत की फार्मेसी एजुकेशन तथा रजिस्ट्रेशन के मानकों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब अपने इंडिया में देखा जाए, उदय भाई यहाँ आ तो गए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इंडिया में देखा जाए, ठीक है, इंडिया में देखा जाए मेरे भाई ना, ठीक है, कोई भी चीज़ यदि इंस्टीट्यूट चलाना है, ठीक है, आपको पढ़ना है, दवाई बेचना है, फार्मासिस्ट करना, तो सब कुछ की जिम्मेदारी किसकी दी जाती है? पीसीआई की, यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के तहत सब काम किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, जैसे ध्यान से सुनिए। फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एक संस्था है जो भारत में फार्मेसी एजुकेशन तथा रजिस्ट्रेशन के मानकों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पीसीआई बोलते हैं, ठीक है। जुर्माना कम है, क्या किया जाए भाई, इतना है, जब बुक में देखेंगे तो बहुत जुर्माना कम हो, लाख से अंदर है, इसलिए तो मेडिकल फील्ड में खचरा बना रखे हैं सब, ठीक है। अब तो ठीक है, कोई सी जगह रह जाए भी तुम्हारे पास, वहाँ पर है कुवैत में या यानी, ठीक है, तो वहाँ पर थे, एक लड़की थी। अब तुम सोचो, एक वैक्सीन लगा दी थी, ठीक है, एक लड़के को, लड़का मर गया था, ठीक है, जो बेबी था ना, छोटे बच्चों को वैक्सीन लगता है ना, ये कतर में था, हाँ कतर में, वो तुम्हारे पास कतर तो में तुम जाओगे एज ए फार्मासिस्ट काम करने ना, तो कम से कम आपकी सैलरी 2-2.5 लाख रुपया मंथली होगी, ठीक है, उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा तब जाएंगे, ठीक है। अब तुम सोचो वहाँ पर इंजेक्शन लगा दी थी, तो लड़की, वो लड़का मर गया, ठीक है, एक नर्सेस थी, वो मर गई, नर्सेस थी, किसी लड़के को लगा दी वैक्सीन, वो मर गया। अब वहाँ पर पिलांती इतना तगड़ा होता है, 1-2 हज़ार का कम होने, सीधे फांसी चढ़ा दिए उसको। मतलब फिर अब जब फांसी चढ़ने लगी तो उसका न्यूज़ में पूरा दे रहा था, अपनी मम्मी पापा से वीडियो कॉल बस बतिया रही थी। अब तुम सोच सकते हो, भारत के सरकार, तुम सोचो वहाँ छुड़ा भी नहीं ला पाती, इतना खतरनाक सख्त कानून होता भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या लिखा? पीसीआई को बनाया गया था अंडर सेक्शन 3 के साथ फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत, ठीक। पहली बार सन 1949 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने की द्वारा रेगुलेट किया गया था। मतलब क्या हो गया? पहली बार देखा जाए तो सन 1948 हो गया, 1949 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे रेगुलेट किया गया था। और हर 5 साल पे इसे क्या कर दिया जाता, पुनः फिर बनाया जाता। बनाने का मतलब क्या होगा? उसमें सब्जेक्ट में कुछ चेंजेज हो रही तो उसको सही किया जाता। अदर चीज़ें जो हो रही उन सबको मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, ठीक। तो ये करने का काम होता है, ठीक। नेक्स्ट में, अब इसमें ये तो पीसीआई का तुम्हारे पास इंट्रोडक्शन था। पीसीआई में टोटल 3 सदस्य होते। पहला नॉमिनेटेड मेंबर, दूसरा इलेक्टेड मेंबर, तीसरा ईएक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं। इतने तुम्हारे पास मेंबर होते हैं जो क्या कर देते हैं, पूरी पीसीआई को चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। अब इस पीसीआई में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, कि ये तुम्हारे पास काम करना है, ठीक है। तो पहला तुम्हारे पास नॉमिनेटेड मेंबर में क्या होना आता है? नॉमिनेटेड मेंबर में क्या आता है? तो इसके अंतर्गत 6 सदस्य सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, मतलब कोई 6 सदस्य ऐसे होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नामित होना चाहिए, ठीक है, किए जाते हैं। जिसमें से कम 4 प्रोफेशनल डिग्री के साथ डी फार्मा होना, प्रोफेशनल डिग्री साथ होना चाहिए या डी फार्मा से, ठीक है, रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से 37 मेंबर होना चाहिए। मतलब जैसे तुम्हारे पास नॉमिनेटेड मेंबर में देखा जाए तो हर एक स्टेट से 36 मेंबर होना कंपलसरी है। एक प्रतिनिधि तुम्हारे पास ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिसे हम AICTE के तहत देखा जाए, ठीक है, एक मेंबर इसमें होना चाहिए, ठीक। तो कितने मेंबर होना चाहिए तुम्हारे पास? क्या हो जाएगा, देखिए, टोटल पहले 6 मेंबर यहाँ होना चाहिए, एक कम से कम 4 मेंबर प्रोफेशनल डिग्री के साथ होना चाहिए, 37 मेंबर ये होना चाहिए, एक मेंबर इसमें होना चाहिए जो नॉमिनेटेड मेंबर के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब सबसे इलेक्टेड मेंबर के अंतर्गत, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर तुम्हारे पास यह लिखा, जैसे निर्वाचित सदस्य बोला जाता है। इसमें क्या होता है? 6 मेंबर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से होने चाहिए जो टीचर वर्क कर रहे हैं और किसी एक सब्जेक्ट के बारे में महारत हासिल किए होंगे। जैसे फार्माकोलॉजी में तो फार्माकोलॉजी पूरा तो अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, हाँ, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। अब उसके बाद पहले 6 मेंबर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के होना चाहिए। चलिए, पहले जो टीचर वर्क किए रहेंगे तो सब, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज उनको ज़्यादा रहेगा। 1 मेंबर मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से होना चाहिए, मेडिकल काउंसिल MCI से होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ से नेक्स्ट में क्या लिखा? 1 फार्मासिस्ट रजिस्टर हर राज्य से होना चाहिए। मतलब हर एक राज्य से तुम्हारे पास क्या करना चाहिए, ठीक है, ये काम होना चाहिए, ठीक है। हर एक राज्य से तुम्हारे पास कोई ना कोई एक रजिस्टर फार्मासिस्ट होना चाहिए, किसके? इलेक्टेड मेंबर के तहत। लास्ट में तुम्हारे पास EX ऑफिशियल मेंबर होना चाहिए, ठीक है। EX ऑफिशियल मेंबर जो होते हैं तो बड़े पद पे रहते हैं। इसमें देखें लिख रखा है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस होना चाहिए, दूसरा भारत का ड्रग्स नियंत्रक होना चाहिए, जिसे हम DI कहते हैं, ठीक है, DI होना चाहिए। वो भी कितने, किस लेवल पे? PCI लेवल पे होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास कौन है भाई, क्या लिख दिए, सब समझ में आ रहा है, ऐसा बोला कि चुप हूँ इसीलिए दूसरा कुछ है पढ़ाने हैं। ठीक, अब सुनिए, लिख रखा तुम्हारे पास क्या होगा, एक्स ईएक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसर होने को एक पर्सन होना चाहिए, भारत के कोई डीआई होना चाहिए, पीसीआई लेवल पे नॉमिनेटेड हो, उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट लेबोरेटरी डायरेक्टर के होना चाहिए। अब ये क्या करेंगे, दवाओं को लेबोरेटरी के तहत क्या करेंगे, उसकी जांच वगैरह करके मेंटेन करेंगे। तो ईएक्स ऑफिसर मेंबर के तहत इतने होने चाहिए ही चाहिए। ठीक, लास्ट एंड फाइनल लिखा है तुम्हारे पास। ठीक है, फंक्शन ऑफ पीसीआई, यानी पीसीआई के एक्चुअल में काम क्या होता है, पहला तुम्हारे पास लिखना है। अब देखिए पीसीआई का काम क्या होता है, हमारी एजुकेशन पैटर्न को डिजाइन करना इन्हीं की जिम्मेदारी, कि मतलब सिलेबस में कितना चैप्टर डालना है, कितना सब्जेक्ट रखना है, कितना ट्रेनिंग करना है, सब कुछ कौन मेंटेन करता है, हमारी पीसीआई ही करती है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ये हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, लिख रखा है एजुकेशन पैटर्न को डिजाइन करने की जिम्मेदारी पीसीआई को दी जाती है, एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी पीसीआई की होती है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा, इंस्टीट्यूशनल को अप्रूव देना, मतलब जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है उसको अप्रूवल देता है, यही पीसीआई देता है। उस लोग जांच करते हैं, यदि सही सब कुछ पाते हैं तो उसे अप्रूवल देते हैं, नहीं तो सब खराब कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा इंस्टीट्यूट से यानी अप्रूवल लेना पीसीआई का काम होता है। ठीक है, फॉरेन क्वालिफिकेशन को रीऑर्गेनाइजेशन करना, मतलब जो फॉरेन कंट्री से पढ़ के आते हैं तो ये अप्रूवल देता है पीसीआई, पहले टेस्ट वोस्ट कुछ लेता है, अप्रूवल देता है कि भाई आप पढ़ के आए हो कि फर्जी आ गए हो, तो उसको अप्रूवल देता है, परीक्षा एग्जाम पास करेंगे तो तुम्हारे पास काम हो जाएगा। तो वही लिख रखा, फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइजेशन करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, या कहीं फॉरेन आप जा रहे हैं ये भी तुम्हारे पास देता है। फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी पीसीआई ही उठाती है। जैसे हमारे तब सेकेंड ईयर पास हो जाएंगे, ट्रेनिंग कर लेंगे, तो आपको क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा किसी जगह। ठीक है, किसी जगह ऑफिशियल पे तो ग्रीन कार्ड मिलेगा, तो आप समझ लीजिए एक ऑफिशियल मतलब एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो वो करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन को फार्मासिस्ट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, मतलब सेंट्रल लेवल पे भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी ये होती है। एजुकेट स्टैंडर्ड को सेट करना, मतलब क्या हो गया, एजुकेशन स्टैंडर्ड को सेट करना, मतलब जैसे डी फार्मा कितने साल का कोर्स है, 2 साल का, ये यदि कहेंगे तो 2.5 साल, 3 साल, 1 साल, आधा साल, कुछ भी किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और याद रखें, यदि आपका कॉलेज जहाँ पर पढ़ रहे हैं पीसीआई से अप्रूवल नहीं है तो आपका 2 साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पीसीआई का काम हो जाएगा। तो देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा था पीसीआई क्या होती है, पीसीआई के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया। इसके 3 मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, ईएक्स मेंबर। उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसके कार्य लिख दिया है। ठीक है, तो इतना हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं जी, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहाँ गया जी, तीसरा नंबर, डिस्कस वेरियस पावर ऑफ द ड्रग्स इंस्पेक्टर, यानी डीआई के बारे में बताना पड़ेगा। ड्रग्स इंस्पेक्टर एज पर द कॉस्मेटिक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बताना पड़ेगा ड्रग्स इंस्पेक्टर क्या होता है, इनकी पावर मतलब ये क्या क्या कार्य कर सकते हैं, यानी फंक्शन वगैरह सब चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताना पड़ेगा कॉस्मेटिक, लिखा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या होता है ये, फिर ड्रग्स इंस्पेक्टर के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये हमसे पूछ दिया है कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत क्या होता है, तो क्या लिखा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एक इंडियन रूल है, मतलब क्या हो गया, इंडिया में बनाया गया एक रूल है जिसे दवाओं और कॉस्मेटिक सामान बिक्री, निर्माण, वितरण को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, इनको क्या कर देते हैं, नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। मतलब अपने देश में या अपने ही स्टेट में कितनी दवाइयाँ आप ले रहे हैं, कितनी आप बेच रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सबको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी क्या होती है, यही कंट्रोल करता है। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, ड्रग्स तथा कॉस्मेटिक आइटम को रेगुलेट करना पहला इनका उद्देश्य होता है। दूसरा, लाइसेंस व्यवस्था प्रोवाइड करना। लाइसेंस व्यवस्था मतलब क्या होगा, जैसे अभी हमें चाहिए एक ऐसा जिसमें दवा दुकान खोल सके, तो वो पूछा जाएगा किस शेड्यूल की आप दवा बेचेंगे। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे पास इसी के तहत हो जाएगा। तो इसलिए देखिए मेडिकल स्टोर में कॉस्मेटिक आइटम भी बेचा जा सकता है। पिलांटी लगाना यही इसी की जिम्मेदारी होती है। निरीक्षण तथा जांच करना इसी की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो इनका उद्देश्य था ये हो गया। अब हमें क्या दे रखा, ड्रग्स इंस्पेक्टर के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीआई बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे आप हो गए, ठीक है, पूरा रजिस्टर पढ़ लिए, ट्रेनिंग कर लिए, सब कुछ कर लिए। ठीक है सर, आप मिथिलेश सर
की तरह कभी कभी भोजपुरी सुना देते हैं। मैंने बायोकेमिस्ट्री की क्लास में सुना है यार, खतरनाक मत नहीं हो यार। ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं। देखिए अपना कल्चर ही भोजपुरी भाई, ठीक है। अब मान लेते हैं हम इंग्लिश में बड़ा बड़ा बोले, ठीक है, आपको समझ ड्रग्स इंस्पेक्टर, ठीक है, जैन ऑफिशियल ऑफिसर एंड कैन बी एरिया टू टेस्ट सैंपलिंग एंड इरिथेशन प्रोडक्शन वगैरह, तो आप नहीं समझ पाएंगे ज़्यादा। देखिए आप किसी भी टीचर से पढ़िए, जब तक उससे दिल से कनेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक आप उससे समझ भी नहीं पाएंगे और पढ़ा भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि बच्चे हैं, ठीक है, जो किसी भी भाषा में समझे मगर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास लिखा है। ड्रग्स इंस्पेक्टर यहाँ पर आते हैं, इनके बारे में। ड्रग्स इंस्पेक्टर देखा जाए जिसे हम शॉर्ट में डीआई बोलते हैं, जैसे आपको लाइसेंस लेना तो डीआई से ही अपने जिला में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लिखा, ये ऑफिशियल अधिकारी होते हैं जो अपने एरिया में दवा की टेस्टिंग, लाइसेंस, प्रोडक्शन आदि का पूरा कंट्रोल करने की जिम्मेदारी डीआई को होती है, ठीक है। दवा को एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट करना या कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का मतलब क्या, एक देश से दूसरे देश भेजने की जिम्मेदारी इन्हीं के इस रिस्पेक्ट से होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। और उसके साथ साथ तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, एक्ट के अनुसार, जो कौन सा एक्ट, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ये इसके तहत देखा जाए, ठीक है, इसके तहत देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, एक्ट के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टार यानी लिखा है स्टेट गवर्नमेंट उचित संख्या में ड्रग्स इंस्पेक्टर जारी करते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, ये हो करा। देखिए हॉस्पिटल में करते क्या है, देखा जाए तो ड्रग्स इंस्पेक्टर होते हैं हर एक एरिया में, एक एक डीआई होते हैं, ठीक है, एरिया में होते हैं। जैसे मान लेते हैं आप किसी एरिया में रह रहे हो तो उस एरिया में डीआई रहेंगे, उनकी अप्रूवल के बिना तुम मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते हो। और डिपेंड करता है कितना बड़ा एरिया है, ज़्यादा बड़ा एरिया तो 2 डीआई रखे जाते हैं, क्योंकि उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा क्वालिफिकेशन योग्यता, मतलब डीआई बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, डिग्री लिखा, डिग्री इन फार्मेसी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कोई फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल साइंस तथा फार्माकोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके पास एसोसिएटेड सीप डिप्लोमा होना चाहिए, जो इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट्री इंडिया से क्या हो गया, अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। ड्रग्स की एनालिसिस और फार्मास्यूटिकल नॉलेज होना चाहिए, मतलब ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपके बारे में। इनका मेन कार्य तथा फंक्शन तुम्हारे पास दिया गया है, इनका मेन पावर वगैरह क्या होता है, ठीक है, इनकी ड्यूटी वगैरह क्या होती है। दवाइयों के सेल तथा बाय करने के लिए लाइसेंस तथा परमिशन देना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास लिखा गया, दोबारा बोलते हैं, लिखा दवाइयों को सेल तथा बाय करने के लिए लाइसेंस तथा परमिशन देना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास ड्रग्स टेस्टिंग, यानी ड्रग्स को कोई टेस्ट करे, जैसे आपके दुकान पे आए, दवा लिया और सैंपलिंग कर दिए, उसको टेस्ट करके लैब में भेज दिया, यदि पास होगा तो बढ़िया, नहीं तो फेल हो जाएगा तो आप रेल आ जाएंगे, ठीक है। तो इन सब की टेस्टिंग तथा यानी सैंपलिंग करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, डीआई की होती है। परमिशन देना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ड्रग्स टेस्टिंग करना है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स को आपको एरिया में अपने एरिया में लेते हैं तो उस एरिया में आपको ड्रग्स का मैन्युफैक्चर करना है, तो इन्हीं के परमिशन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इतना तुम्हारे पास था इन सब चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। अब क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से देखा, इसको हम नीचे से हटा देते हैं अभी, ठीक, अभी ले लेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, करिए आप लिखा, ऑफेंस एंड पिलांटी अंडर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक एक्ट 1985, मतलब यदि कोई बंदा है नारकोटिक तथा साइकोटिक सब्सटेंस बेच रहा है, यानी दवाइयाँ बेच रहा है, ठीक है, तो उस पर कौन सी पिलांटी लगेगी इस एक्ट के तहत, किस एक्ट का, 1985 के तहत देखा जाए तो उस पर, ठीक है, कौन सी पिलांटी लगेगी, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो ये आपके सामने दे रखा है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत। अब इसमें होकारा, ध्यान से सुनिए। देखिए हमारे अगल बगल जितने भी नशे वाली चीज़ें बिक रही हैं, ठीक, अफीम हो गया, गांजा हो गया, भांग हो गया, तो ये सब देखा जाए तो हमारे लिए बहुत 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 नुकसानदेह होती है। तो ये करती क्या है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1984, मतलब एक एक्ट बना गया है कि आपको कोई भी नशा वाली चीज़ें बेचनी है तो इसी के तहत आपको बेचनी है, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे तो बड़ी भड़क पिलांती लग जाएगी। तो क्या लिख रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुराने कानून जैसे ओपीएम एक्ट, पहले एक ओपीएम एक्ट लगाया गया था, ठीक है, जिसे 1878 में लगाया गया था,
अफीम अधिनियम 1800 ठीक 1878 में लगाया गया था। डेंजर्स एक्ट 1930 में, डेंजर्स एक्ट मतलब उस सब्सटेंस को बेचना जो बहुत डेंजरस होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। अब ये सब लगाया गया था तो बहुत पहले लागू किया गया था, तुम सोच सकते हो कितना, ये तुम्हारे पास 1878 मतलब इससे देखा जाए तो लगभग लगभग 100 साल पहले ही बोल दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें देखा जाए तो बहुत सारे लोग मिस यूज करते थे दवाइयों का। ठीक, तो भारत सरकार पुराने अधिनियम को निरस्त करके, क्योंकि ये सब लगाया गया था ना, तो उसको कोई जल्दी मनवा नहीं करते थे। ठीक है, मनवा नहीं करते थे और बहुत सारा इलीगल धंधा होने लगा था, तो भारत सरकार ने दौरा, तो ये तो दिक्कत है भाई। तो लिखा भारत सरकार पुराने अधिनियम को निरस्त करके नारकोटिक ड्रग्स अथवा साइकोटिक सब्सटेंस 1985 को पारित किया गया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन दोनों को निरस्त कर दिया, सबको निरस्त करके एक नया कानून पारित कर दिया 1985 को। कहा भाई इसको अब तो मानना ही पड़ेगा, इसको नहीं मानेंगे तो बड़ी रेलाई हम करवा देंगे। ठीक है, तो क्या रखा है, एज एक्ट कब किया गया था, 14 नवंबर 1985 को ये लागू किया गया था। कब? 1985 को। अब कोई पूछेगा मान लेते एमसीक्यू में, नारकोटिक ड्रग्स साइकोटिक सब्सटेंस कब एक्ट कब लागू किया गया था, तुम्हारे पास 1985 में कहेगा 1985 का। कब? तो बोल देंगे 14 नवंबर 1985 को किया गया था। ठीक, नेक्स्ट, इनका मेन उद्देश्य क्या था, यानी इस एक्ट का मेन उद्देश्य क्या था। ठीक है, नाम से ही पता, नारकोटिक दवाओं के उपयोग और कब्जे से संबंधित कानूनों को संशोधित तथा एकीकृत करना इनकी जिम्मेदारी थी। कहने का मतलब क्या होता है, इनका जो मेन उद्देश्य था, ठीक है, इनका मेन उद्देश्य था कि नारकोटिक ड्रग्स का उपयोग और तुम्हारे पास कब्जे से संबंधित, मतलब ना कोई नारकोटिक ड्रग्स का कोई उपयोग कर रहा है या उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है, इससे संबंधित कानूनों को यानी संशोधित और एकीकृत करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ये पहला स्टेप था। दूसरा, नारकोटिक ड्रग्स का कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और यूज की, ठीक है, व्यवस्था क्या होगा ना, स्थापित करना इन्हीं की जिम्मेदारी थी। किसकी जिम्मेदारी? इनकी जिम्मेदारी थी। किसकी? सबसे नारकोटिक ड्रग्स और कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल तथा यूज की, ठीक है, व्यवस्था स्थापित करना इन्हीं की जिम्मेदारी थी। नेक्स्ट में इंटरनेशनल यानी इंपोर्ट ऑफ कंट्रोल, चेक रेगुलेशन करने की जिम्मेदारी ये थी। कहने का मतलब इंटरनेशनल लेवल से कोई नारकोटिक सब्सटेंस आ रहा है तो उसे चेक करना और उसे भेजने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। ठीक है, तो ये सब मेंटेन करने का जिम्मेदार होते हैं। अब इनका तुम्हारे पास यदि मान लेते कोई बात नहीं मानता तो यहाँ पर बहुत सारे अपराध दिया गया है, इतना फाइन लगा सकते हैं। रूल एंड एक्ट का उल्लंघन करने पर तुम्हारे पास 10 से लेकर 20 साल तक जेल हो सकता है और 4 से लेकर 5 तक लाख तक यानी जुर्माना लग जा सकता है। तो ये लिख रखा पहला। दूसरा, तुम्हारे पास नारकोटिक ड्रग्स का अवैध आयात और निर्यात करना, तो 1 से लेकर 1.5 लाख तक तो तुम्हारे पास क्या लगेगा, फाइन लग जाएगा और कुछ दिन के लिए आपको क्या मिल जाएगा भैया, जेल हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, भांग व गांजा के पौधों से संबंधित उल्लंघन, मतलब क्या करना है, जो तुम्हारे पास भांग और गांजा होता है, भांग और गांजा जो तुम्हारे पास होता है उसमें पौधों से संबंधित कोई भी उल्लंघन करते हैं, मतलब भांग और गांजा कहीं अपने एरिया में लगाते हैं और लगा के सोच रहे हैं उसको हम बेच के ना, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक, तो ये तुम्हारे पास में 50,000 का जुर्माना तथा 5 साल का आपको जेल हो सकती है। लाइसेंस, ठीक है, वह परमिट न होने पर तब भी आप बेच रहे हैं तो 3 साल का जुर्माना प्लस में 10 साल की, ठीक है, नहीं कितना, 3 साल की जेल हो जाएगी और 10 साल का तुम्हारे 10,000 का क्या लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, पिलांती दी गई है। जो के अनुसार देखा जाए तो बहुत, ठीक है, दिख नहीं रहा है, अब तो दिख रहा होगा एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होते हैं, यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होते हैं, इनके पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है, इनके बारे में बताना पड़ेगा। तो आपके सामने लिख रखा फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होते हैं, जो हमारे इंडिया में फसाई चल रही है, तो FSSAI फसाई जो चल रही है, सब कुछ मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक, अब ये करते क्या है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्या लिख रखा तुम्हारे पास, फूड सेफ्टी ऑफिसर एक सरकारी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होते हैं। पहला देखा जाए तो ये सरकार के द्वारा अप्रूवल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि, ठीक है, जो खाद्य पदार्थों, ठीक है, जैसे सेल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है वह मानव हेल्थ के लिए सेफ है कि नहीं। मतलब आपको देखो इस एरिया में रह रहे जहाँ पर खाना होटल वाले बांट रहे हैं, ये निर्धारित करें कि भाई खाना तो बच गया तो कहाँ बांट रहे हैं, कहीं ख़राब तो नहीं है। यदि ख़राब है तो हमारे सोशल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी इनकी रहती है। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूशन करना, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ह्यूमन हेल्थ के लिए सेफ होना है या नहीं ये कंट्रोल करेंगे तभी आप फूड खिला सकते हैं, नहीं तो नहीं खिला सकते। इंडिया में इन्हें फूड सेफ्टी तथा स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत 2006 में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, मतलब नियुक्त किया जाता है। अब इसमें मेन रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पास आती है। पहला तुम्हारे पास लिख रखा है, पहला क्या लिख देते हैं, खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करना इनकी पहली बीमारी है। ठीक है, क्योंकि वर्कर रहेंगे तो खाना वगैरह खाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हारे पास जो भी आदमी रहेंगे वो सब वर्क करेंगे तो भोजन कुछ ना कुछ कर्म करेंगे। तो हमें क्या खाद्य पदार्थों का तुम्हारे पास निरीक्षण करना, जो फैसाई करती है। ठीक है, ये करती है। देश में तुम्हारे पास लिख रखा है खाद्य पदार्थों का सैंपलिंग करना, मतलब किसी दुकान पे जाए 2 लड्डू लेके सैंपलिंग कर दिए कि भाई इस यानी जो लड्डू है तो उसमें मिलावट तो नहीं किए हैं, नहीं तो हेल्थ पे बहुत तगड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो उसका तुम्हारे पास सैंपलिंग करके टेस्ट करेंगे। यदि टेस्ट पास हो जाएगा तो सही है, नहीं होगा तो आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लग सकती है। ठीक, नेक्स्ट में खाद्य सुरक्षा नियमों का क्या होगा, पालन करना। ठीक है, या लागू करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। नेक्स्ट में खाद्य व्यापार संचारक को एजुकेट करना, मतलब जो तुम्हारे पास दवा ले रहे हैं ऑलरेडी उन्हें एजुकेट कर देना कि भैया घट गया है या महंग हो गया है। ठीक है, घट गया है या महंग हो गया तो उसके अनुसार तुम्हें कोई मिलावट न कर दे, तो ऐसा होना ठीक है। खाद्य नियमों का लागू होना चाहिए। खाद्य पदार्थों का संचालक का एजुकेट करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हारे पास चालकों की जांच होना तुम्हारे पास क्या हो गया, बहुत ज़रूरी होती है। तो ये रूल हो जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट में आते हैं पावर एंड सेफ्टी ऑफिसर आते हैं। ठीक, पावर और सेफ्टी ऑफिसर का तुम्हारे पास क्या होता है, यानी पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर का एक्चुअली पावर क्या होता है, पहला पॉइंट लिखा है प्रवेश तथा निरीक्षण, खाद्य पदार्थों की जांच करना इनका पहला तुम्हारे पास पावर है। किसी भी खाद्य पदार्थ की सैंपलिंग कर सकते हैं, किसी भी दुकान में आराम से जाकर सैंपलिंग कर सकते हैं तो काम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में फूड आइटम की सैंपलिंग तथा टेस्टिंग करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट में खाद्य पदार्थों का रिकॉर्ड की जांच करना, मतलब कोई खाद्य पदार्थ बन रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ इंग्रेडिएंट मिलाएगा, कितने अमाउंट में मिलाएगा, 1 घंटे में कितना करोगे, कितना बनाया गया है, सब कुछ जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक, ये हो गया। सुधार नोटिस जारी करना, मान लेते तुम्हारे पास दुकान वाला कहते हैं ना इनको अब नोटिस चली गई, अभी गई ना जेली में, तो एक्चुअली पहले सरकार बोलती है कि पहले इनको क्या करे, जुर्माना न लगाया जाए, तो इन्हें सिंपली जो किया जाए, ठीक है, सिंपली जो किया जाए तुम्हारे पास उस पर थोड़ा सा नोटिस दे दिया कि भैया लो, और यदि बात नहीं मानेंगे तो आपकी पिटाई हो जाएगी। प्रतिबंध आदेश होना इन्हीं की जिम्मेदारी, कानूनी कार्रवाई, ठीक है, कानूनी कार्रवाई करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ठीक, तो इनकी जिम्मेदारी होती। तो हमने से हमसे क्या क्या पूछा हुआ था कि कानूनी कार्रवाई करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती। फूड सेफ्टी ऑफिसर सबसे पहले देखिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर यहाँ से हम क्या कर देंगे तब जाके खत्म होगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है जी, 6ठा नंबर, डिस्क्राइब द इथिक्स फॉर द फार्मासिस्ट इन यानी इन हिज रिलेशन टू हिज जॉब। ठीक है, डूरिंग द सर्विस, यानी सर्विंग के समय देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या क्या कर सकते हैं जो उचित होना चाहिए। ठीक है, वेट फॉर 1 मिनट ब्रदर्स। ठीक है, पानी पी कर आ रहे हैं, फिर लेक्चर को आगे रखा जाएगा। ठीक है, अब इसी में देखो ठीक, अब यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है,
क्या आगे लिख रखा है। अब इन क्वेश्चन के बारे में DI वाला पढ़ लिए, फूड इंस्पेक्टर वाला तो हो गया भाई। पहले बोलता है इथिक्स फॉर द फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स इन रिलेशन टू हिज जॉब ड्यूरिंग द सर्विस, मतलब सर्विस के समय देखा जाए तो क्या उचित है आपके जॉब के दौरान, उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यानी जब हम क्या बोलते हैं ड्रग्स, ठीक है, या केयर कहीं कहीं लिखा जाता है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केयर भी इथिक्स बोला जाता है, फार्मास्यूटिकल केयर इथिक्स बोला जाता है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इस क्वेश्चन का अच्छे तरीके से हम आपके पास लेकर आते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे एकदम अच्छे तरीके से इसको हम बताते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले लिखेंगे कोड ऑफ यानी फार्मास्यूटिकल इथिक्स, क्योंकि इथिक्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर इसके जॉब के बारे में बताएंगे। एक्चुअल में होता क्या, ध्यान से सुनिए। लिखा है फार्मेसी का प्रोफेशन एक महान विचार और पवित्र इथिक यानी जो तुम्हारे पास पवित्र प्रकृति का होता है। यानी देखा जाए कोई भी डॉक्टर वाली जो तुम्हारे पास थोड़ा सा होती है ना, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं थोड़ा सा डॉक्टर वाली होती है, तो ये सब बहुत ही सूटेबल और थोड़ा मज़ेदार टाइप में, और जो थोड़ा सा ठंडे दिमाग के होते हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। अब बताओ कोई पेशेंट आया, गुस्सा गए, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा ठंडे दिमाग वालों के लिए होता है, ठीक। और होता क्या, यह आजीविका कमाने के लिए व्यवसाय कर रहा है और पीड़ित ह्यूमैनिटी को, मतलब जो तुम्हारे पास व्यक्ति थोड़ा सा गंभीर टाइप में पीड़ित है, यानी ह्यूमैनिटी के हितों में सेवा और बलिदान का दृष्टिकोण भी मिलता है। किसके द्वारा, इसी इथिक्स के द्वारा। इथिक्स मतलब विचारों के द्वारा कैसे आप उचित से उचित दवाइयाँ कर रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, ठीक है, यह फार्मासिस्ट तथा अन्य मेडिकल पर्सन से मिलकर ड्रग्स मेडिसिन को संभालने, बेचने, वितरित करने का काम करने की जिम्मेदारी क्या होती है, इन्हीं की होती है, ठीक है, एक फार्मासिस्ट की होती है। पहले देखो सिंपल सा, फार्मेसी एक प्रोफेशनल तथा महान विचार वाला काम है। जीविका कमाने के लिए ह्यूमैनिटी के मतलब मानवता को सही रखने के लिए, उनके विचारों को बलिदान करने के लिए, ठीक है, बलिदान का दृष्टिकोण भी मिलता है इन्हीं में। फार्मासिस्ट तथा अन्य मेडिकल पर्सन ड्रग्स तथा मेडिसिन संभालने, बेचने, वितरित करने का काम करते हैं यही सब लोग। फिर तुम्हारे पास चरक के अनुसार, चरक एक महान तुम्हारे पास समझ लीजिए, ठीक है, जो हमारे पास क्या मानते हैं, चिकित्सक थे। भले ही अपना जीवन खतरे में हो लेकिन अपने रोगियों की हितों के साथ विश्वासघात और उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब सोचो कितना सटीक पॉइंट लिखा हुआ है। भले ही आपका अपना जीवन खतरे में हो, ठीक है, खतरे में हो, अपने रोगियों के बारे में कभी आपको गलत नहीं सोचना है। देखिए आप कितना भी किसी से थोड़ी दुश्मनी हो कि नहीं इनको दवा दे दें, ये सब उल्टा सीधा खा के ये खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिखा यानी इथिकल प्रॉब्लम सेविंग कोड, यानी समस्या समाधान कैसे करेंगे, सबसे पहले कोड करेंगे, रूल एंड प्रिंसिपल, ये मेथड लगाएंगे। एक बार कंफर्म कर देना भाई, ठीक हो, आवाज़ आ रही है कि नहीं, प्रॉपर जो हम बोल रहे हैं, ठीक, आवाज़ आ रही है कि नहीं, ये आपको एक बार कंफर्म कर देना भाई, ठीक है। लिखा PCI के द्वारा इंडियन फार्मासिस्ट को यानी गाइडेंस दी गई है, जैसे मतलब यानी PCI के द्वारा इंडियन फार्मासिस्ट को एक गाइड दी गई है कि इसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। पहले कंज्यूमर को, फिर क्या होगा कम्युनिटी, कंज्यूमर से कैसे बात करेंगे, कंज्यूमर हेल्थ और यानी वेल फर्स्ट यानी प्राथमिकता होती है। कोई भी पेशेंट आए तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि उसकी हेल्थ के बारे में और जल्दी से जल्दी उसे क्या कर, जो प्राथमिक हमारे पास उपचार है अच्छे से ट्रीट करके उसको फिट करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। फिर कम्युनिटी पे, यदि आप बताओ इन सब पे आप थोड़ा सा फतेह पा लिए तो कम्युनिटी पे यानी पब्लिक ट्रस्ट को बनाए रखने की आपकी जिम्मेदारी होती है। देखिए एज ए फार्मासिस्ट आप यदि 10 साल से काम कर रहे हैं, एक दिन ऐसा 10 साल से यदि काम कर रहे हैं, ठीक है, सब केस बढ़िया हो रहा तो बल्ले बल्ले, एक भी केस यदि खराब होगा तो समझ लीजिए जो तुम्हारे पास 10 साल से तुम बनाए उनाए हो सब वो क्या हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। ये प्रोफेशन हमारे पास हो रहा है इस, ठीक है, इस फार्मासिस्ट में, ठीक है। तो कम्युनिटी यानी तुम्हारे पास कम्युनिटी मतलब कि जिस कम्युनिटी पर रह रहे हैं तो पब्लिक ट्रस्ट होना कंपलसरी है। प्रोफेशन देखा जाए तो मैनेज तथा डेवलपिंग करना और अपने आप को मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। देखिए आप किसी भी फार्मासिस्ट में तो पूरा मेंटेनेंस होके जाते कि नहीं, नोछा लपेट दिए, लोअर पहन लिए, ऐसे नहीं जाना है, ठीक है, तो उसमें जूता मोजा पूरा बढ़िया से लगा देना है। बिजनेस प्रैक्टिस यानी फार्मेसी इथिकल को बढ़ावा देना इन्हीं की जिम्मेदारी होती, ठीक है, फार्मा इथिकल को बताना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है PCI की, ठीक। अब यहाँ से तुम्हारे पास मान लेते समस्या आ जाए तो कैसे उसको
समाधान करोगे। तो सबसे पहले समस्या समाधान करने के लिए प्रॉब्लम को पहचानना पड़ेगा, मतलब कोई भी पेशेंट आए तो उसकी बीमारी को पहले हमें पहचानना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद अप्लाई अपनी गाइडलाइन, मतलब जो तुम्हें सिखाया गया अपनी गाइडलाइन को उस पर क्या कर देना है, अप्लाई करना, पहला स्टेप हो गया। यहाँ से नेक्स्ट में सेट करें कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ठीक है। नहीं तो अपने सीनियर किसी डॉक्टर तथा उनसे हम क्या करेंगे, तुरंत कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये होना चाहिए। सही निर्णय ले, ठीक है। अब देखिए एक डॉक्टर का सही निर्णय किसी पेशेंट की पूरी ज़िंदगी बचा सकता और ख़राब निर्णय पूरी किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो ये सिस्टम होता है इनमें, ऐसा होना चाहिए। फिर अप्लाई और रिव्यू, उस पर क्या करिए, उस पर्सन पे अप्लाई करिए, फिर रिव्यू देखिए वो बंदा सही हो रहा है कि नहीं। तो ये सब यदि करेंगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास मेंटेन रहेगा तो सही रहेगा, ठीक। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इन सब चीज़ के बारे में पहला पॉइंट। अब ये तो हो गया इथिकल कोड के बारे में। अब हम आते हैं फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू ही जॉब, इनकी क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले निम्न जॉब पर ध्यान देना चाहिए। पहले लिखा फार्मेसी परमिसेस, मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वेल मेंटेन होना चाहिए कि नहीं दवाइयों या कबाड़ की तरह रखा, रैक को बढ़िया मेंटेन होना चाहिए, ठीक। ये सब रहेगा, तगड़ा रहेगा आप ही के लिए। नेक्स्ट में क्या लिखा है कंडक्शन ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी को चलाना कैसे है। डिस्पेंसिंग आपके पास तगड़ा व्यवस्था होना चाहिए। हैंडलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हैंडलिंग मतलब कोई भी दवाइयाँ लाएँ तो आप एक एक मतलब रैपर में रख के उस पर अच्छे से लिखें, सुबह शाम वगैरह सारी चीज़ें, ठीक। ये होना चाहिए। फार्मेसी के पास फार्मासिस्ट की उपस्थिति होनी चाहिए, मतलब आप फार्मेसी की दुकान खोल दिए तो ऐसे नहीं किसी अन्य पर्सन को रख देना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना। एक बार कंफर्म कर दो भाई आवाज़ जा रही है कि नहीं, यस और नो में, ठीक है। एक बार हाँ या ना बोल दीजिए भाई। आवाज़ यदि जा रही है तो जनरली को आगे रखा जाएगा, ठीक है। बोलिए भाई, भन्ना से बोलो यस और नो में जवाब कम से कम दीजिए भाई, ठीक है। चलो कोई टेंशन नहीं, हम नहीं देंगे तो हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। डिस्पेंसिंग और हैंडलिंग करना, व्यवस्था करना। फार्मेसी के पास फार्मासिस्ट की उपस्थिति, मतलब दुकान यदि खोला गया है तो फार्मासिस्ट वहाँ उपस्थित होना चाहिए, ठीक। और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, मतलब कोई भी बंदा लेकर आए जो लिखा उखा रहना चाहिए, ठीक है, वो हैंडलिंग करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब मस्त रहेगा, ये सब तो अच्छी बात है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग मेंटेन होना चाहिए। समझ लेते अब कोई डॉक्टर, ठीक, डॉक्टर से पर्चा लिखवा के लेके आए, वो काम ही नहीं कर, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो कौन सी दवाई देंगे, नहीं उल्टा सीधा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन कोई दवा जोड़ना तथा निकालना नहीं चाहिए, मतलब पहली बात जैसे प्रिस्क्रिप्शन कोई पढ़ लेकर आए, मान लेते हैं, ठीक है, देखते हैं, मान लेते फॉर एग्जाम्पल पे, ठीक है, ऐसे कोई 2-3 दवा लिख के लाए, ऐसे हमारे पास मान लेते हैं आर्या, ऐसे मान लेते हैं पेंटाप्रोजोल, एसपी हो जाएगा, डीएसआर हो जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं ऐसे तुम्हारे पास कैल्शियम हो जाएगा, मल्टीविटामिन। अब देखा जाए तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। एसपी मतलब 0 डाल एसपी देना है आपको, ठीक है। डीएसआर मतलब क्या होगा, गैस की दवा, कैल्शियम, मल्टीविटामिन। अब ये जो 4 दवाइयाँ दी गई हैं इसी को आपको देना है कि नहीं हम अलग से जोड़ के पैसा बना लें, या नहीं हमारे पास है तो उसे बताएं नहीं, यदि है नहीं तो उस पर टिक लगाइए थोड़ा सा, चाहे उससे बताइए ये वाली नंबर की हमारे पास दवा नहीं है तो जाके ले लेगा। तो प्रिस्क्रिप्शन में कोई दवा जोड़े अथवा निकालना नहीं चाहिए, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। आपको थोड़ा सा लगेगा कि हमारा पैसा बन गया, बट आपकी रिलाई तगड़ा हो सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है जी, कह दिया हॉस्पिटल वेस्टेज, या हम इसे बायोमेडिकल वेस्टेज बोला जाता है। गिव द मेथड टू डिस्पोजल हॉस्पिटल वेस्टेज, हॉस्पिटल वेस्ट को कैसे मेंटेन करना, इस सब को बारे में बताना तुम्हें पड़ेगा, ठीक है। देखिए हॉस्पिटल में अलग अलग कलर के डिब्बा रखा रहता है। अब इसका तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, जो सामने दिया गया है, ठीक है। पहला यहाँ पर लिखा गया बायोमेडिकल वेस्टेज, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्टेज क्या होता है, जो सामने दिया गया है। अब कैसे लिखेंगे ध्यान से आप समझिए। बायोमेडिकल वेस्टेज क्या होता है, इनके बारे में हम समझते हैं। बायोमेडिकल वह कचरा होता है जो मानव और जानवरों के निदान, उपचार, टीकाकरण, जैविक पदार्थों के परीक्षण, रख रखाव, उत्पाद के, ठीक है, उत्पादन के दौरान उत्पन्न होता है। कहने का मतलब क्या होगा, बायोमेडिकल एक तरह का कचरा होता है। जब कोई मानव हो गया या कोई बीमारी हो गया, कोई जानवर हो गया, तो सुबह पट्टी करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, सुई लगाएंगे, ठीक है, टैबलेट देंगे, तो उनसे जो निकलने वाला कचरा है, ठीक है, निकलने वाला कचरा है, तो उस सबको हमें क्या करना पड़ेगा, रख रखाव करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कहीं चाहिए तुम फेंक दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसका निदान से निकला, उपचार से निकला, टीकाकरण से सुई निकली और डिब्बा निकला, जैविक पदार्थों के परीक्षण से निकला, रख रखाव से, उत्पादन को रोकने का उत्पन्न जो होता है, इन सबसे जो भी वेस्टेज निकलता है उसको बायोमेडिकल वेस्टेज बोलते हैं या हॉस्पिटल वेस्टेज बोलते हैं,
ठीक, ये होगा। अब इसका कारण क्या हो रहा है, काहे इतना वेस्ट निकल रहा है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो इनका जो मेन कारण होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, क्लिनिक खुल रहे हैं, प्रैक्टिस पर्पज के लिए बढ़ती स्वास्थ्य सेवाएं। पहले आप देखेंगे चौराहे पे देखेंगे 1-2 मेडिकल स्टोर होता था, इस समय देखेंगे जैसे वो किराना स्टोर नहीं खुला है, ठीक, उस टाइप से हमारे यहाँ, ठीक है, सब दुकानों पर सब जगह यही व्यवस्था हो रही है, ठीक है। तो ये दिक्कतें हो रही हैं आपके बारे में, ठीक है। अब इनको देखो यार, इसी टाइम सारा फ़ोन सब कहा जाता भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, साइलेंट कर दिया जाए, फिर आएगा भाई इन सबका फ़ोन। अभी भी नहीं हो रहा है। तो ये तुम्हारे पास क्या होती है, ये सब। अब कारण क्या होता है इसके बारे में तुम्हें बताना पड़ा, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल खुल रहे हैं, बहुत सारी क्लिनिक खुल रहे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस पर्पज के लिए सही का स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं। अब बताओ ये सब यदि खुलेगी तो इन सबसे वेस्टेज तो निकलवा करेगा, यस सर निकलेगा। तो वही सो जो वेस्टेज जो निकल रही हैं, ठीक है, वही सब जो वेस्टेज निकल रही हैं उसी को बायोमेडिकल वेस्टेज बोलते हैं। वैक्सीनेशन हो रही बढ़ती जनसंख्या को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो रहे हैं, ट्रीटमेंट के दौरान जो भी कचरा निकलता सब बायोमेडिकल वेस्टेज का कारण बनता है। प्रयोगशाला परीक्षण और लिखा है अनुसंधान और गतिविधियां, ये सब भी देखा जाए तो हमारे पास जो हो रही हैं, तो इनसे जो भी वेस्टेज निकल रहा है सब बायोमेडिकल वेस्टेज का कारण बन रहा है। जानवरों के उपचार और तथा चिकित्सा के लिए तुम्हारे पास बायोमेडिकल वेस्टेज जो निकल रहे हैं सब कुछ ये हो रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा क्या, इफेक्ट पे आते हैं। मानव स्वास्थ्य पर यदि हमारे बायोमेडिकल वेस्टेज निकल रहा है तो मानव स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सबसे पहला तुम्हारे पास मानव स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखा जाए आपसे अनुरोध है, देखिए आप यदि डी फार्मा क्लियर हो गया, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो कोई भी घाव या कोई कटा पिटा चीज़ बिना ग्लव्स के न छूइएगा, नहीं तो यही चीज़ आपके अंदर इफेक्ट हो जाएगा बड़ी तगड़ी, ठीक है। और क्या हो जाएगी, आपका बहुत नुकसान हो सकता है भाई, ठीक है, बहुत बीमारियां आपको हो सकती। बैक्टीरिया इतने खतरनाक होते हैं किसी की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं, छोटे ही होते हैं। मानव स्वास्थ्य पर बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण इन्हीं से होता है। जल स्रोत का टॉक्सिक होना इन्हीं के कारण से होता है। यदि बायोमेडिकल वेस्टेज नदियों में फेंक रहे हैं तो एक्वाटिक लाइफ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक। तो इफेक्ट हो जाएगा। यानी मैनेज कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। पहले दे रखा तुम्हारे पास कचरा को कलेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, उस कचरे को कलेक्शन करेंगे, ठीक। अब देखेंगे हॉस्पिटल में अलग अलग डिब्बे होते हैं, तो पीडीएफ में हमने मेंशन कर दिया है उन डिब्बे को, ठीक। अलग अलग तुम्हारे पास डिब्बे होते हैं और अलग अलग चीज़ रखे जाते हैं। किसी में देखेंगे नीडल रखी जाती है, किसी में प्लास्टिक रखी जाती है, किसी में रैपर, किसी में सुई, किसी में, ठीक, वो तुम्हारे पास जो कार्टन होता है वो सब अलग अलग रखा जाता है। उसको कलेक्शन करेंगे, फिर सिग्रीगेट करेंगे, मतलब अलग अलग कर देंगे यहाँ से। फिर वाहन आएगी, इसको फेंक नहीं सकते, वाहन आएगी, उनकी खुद की गाड़ियाँ आती हैं, बायोमेडिकल वेस्टेज को इकट्ठा करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगी, ठीक। उसके बाद उसका उपचार किया जाएगा, फिर जाके कहीं डिस्पोजल किया जाएगा, तब जाके हमारे पास ये स्टेज होता है तुम्हारे पास बायोमेडिकल वेस्टेज को मैनेज करने का। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा था, देखिए जो क्वेश्चन पूछा था हॉस्पिटल वेस्टेज को कैसे डिस्पोजल करते, तो ये तुम्हारे पास सब सिस्टम है डिस्पोजल करने का। डिस्पोजल मतलब मैनेज करने की बात एक ही है, ठीक है। तो हॉस्पिटल वेस्टेज क्या होता है जो हमने बता दिया, उद्देश्य कहाँ से निकलता सब कुछ हमने अच्छे, ये मेथड होता है, यही मेथड होता है, इसी से हमसे यानी डिस्पोजल किया जाता है। उसके बाद ये कौन कौन से क्या होता है, डिब्बे का कलर थोड़ा सा रख दिया, किस डिब्बे में कौन सी चीज़ जान डाला जाता है उसको थोड़ा सा लिख देना, अपना काम हो जाएगा। अब बिना ग्लव्स का किसी ड्रेसिंग नहीं करूँगा, हाँ रियलिटी भाई, ठीक। अभी हमारे ग्रुप में हम बता रहे हैं, ठीक है, हमारे ग्रुप में लोग थे, अरे नहीं देखिए आप मेडिकल स्टोर खोले हैं तो लूज ग्लव्स ले लीजिए भाई, लूज ग्लव्स तो बहुत आता है, ठीक है, ज़्यादातर 150 में डिब्बा भरा आता, उसमें से एक लीजिए, उपयोग करके फेंक दीजिए भाई, ठीक है। बीमारी से ज़्यादा देखिए आपके स्वास्थ्य से ज़्यादा वो पैसा नहीं है भाई, ठीक है। आप जैसे मेडिकल स्टोर अपना खुद का खोले हैं, ठीक है, खुद का खोले हैं, ठीक है, तो उससे बीमारियां फैल सकती हैं, ठीक। कहीं नॉर्मल थोड़ा बहुत कट वट लगा रहा है तो पट्टी उट्टी बांधना तो ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट थोड़ा सा सड़न उड़न टाइप में रहे तो आप ग्लव्स पहन लेना चाहिए। हमारे ग्रुप में थे, वो एक लड़कों को हेपेटाइटिस हो गया था, तुम सोच सकते हो, और एक को हमें भी तुम्हारे पास अभी देखो उनको हम इंजेक्शन लगा रहे थे, तो इंजेक्शन लगा कैसे निकाले तो वो नहीं तुरंत भागना चाहते थे, भागे और यहाँ पर हमारे पास ऐसे लग गया, ठीक, अंदर चला गया, सुई थोड़ा सा अंदर चला गया, हमारे यहाँ से ब्लड निकलने लगा। हम तो गुस्सा आ गए, खतरनाक टाइम में बैठाएं यहाँ पर उस आदमी को, ठीक है, उसका ब्लड पूरा जाँच करवाएं, ठीक है, उसको टाइफाइड पॉजिटिव निकला और उसके बाद हम अपना ब्लड 1-2 दिन के बाद फिर जाँच करवाएं, तो ये शुक्र था हमें टाइफाइड नहीं हुआ था, ठीक। फिर हफ्ते बाद करवाएं, हमें डाउट था
तो डॉक्टर बोले कि करवा लो भाई, ठीक है, तो हम करवाएं, तो बट निगेटिव था तो हम संतुष्ट हो गए, ठीक है। अब ये भाई स्थिति है, तो ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हम क्या कर दिए, पार्ट ए को पूरी तरह से क्या कर दिए भाई, कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट ए में सभी क्वेश्चन को उतना पैसा पेशेंट से जोड़ दो, नहीं वो गवर्नमेंट था भाई, ठीक है, गवर्नमेंट में कहाँ जोड़ पाओगे, 1 रुपया वहाँ 1 रुपया को कटवाते हैं पर्ची, सारा काम करवा लेते हैं सारा वहाँ, ठीक है, एक्सरे फक्सरे अल्ट्रासाउंड वो सब ब्लड जाँच वो सब 1 रुपया में, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी पे देखा जाए तो आंसर यानी 10 क्वेश्चन, टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं, 10 क्वेश्चन को आपको आंसर लिखना रहता है, ठीक है। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। इसमें पहला क्वेश्चन, हाँ प्रणाम भाई, अरे भाई तुम शुभम जी फर्स्ट ईयर में भी थे, सेकेंड ईयर में चले आए आप, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा तुम्हारे पास है, ठीक है, लिखा गिव द रिकमेंडेशन ऑफ द ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी। जो ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी होती है वो क्या होती है, उनका रिकमेंडेशन कैसे करते हैं उसको बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी क्या होती है इसके बारे में बताना पड़ेगा, और ये रिकमेंड क्या करते हैं, सिफारिशें क्या करते हैं उसको आपको बताना पड़ेगा। तो सामने लिख रखा है तुम्हारे पास ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी। अब होती क्या है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कहाँ आ गए थे यार, ठीक है। तो लिख रखा ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी क्या होती है, ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1931 में नियुक्ति की गई थी। मतलब ये ड्रग्स की इंक्वायरी पूरी तरह से क्या कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। तो ये करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है कि कोई भी ये कमेटी बैठाई कि केवल दवा के बारे में निरीक्षण करेंगे, कंपनी में जाएंगे, मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, बड़े बड़े जो प्लांट बना रहे हैं दवाइयाँ वो सबको देखेंगे। तो क्या लिख रखा है, ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी आर्यन चोपड़ा जी थे, मतलब तो ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी के तुम्हारे पास क्या थे, ठीक है, चोपड़ा जी थे, ठीक। जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DEC बोला जाता है, ठीक है, DEC बोला जाता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, आर्यन चोपड़ा जी, इसीलिए DEC को चोपड़ा समिति के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, चोपड़ा कमेटी भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो उसका बात एक ही है, DEC 1931 में आया था भाई, ठीक। अब देखियो चोपड़ा समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस कमेटी का मेन उद्देश्य ड्रग की जांच करना, मतलब इनका ड्रग्स का जांच करना, क्योंकि नाम से ही पता ड्रग्स इंक्वायरी, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यानी क्या लिख दिए हैं, मेन उद्देश्य ड्रग्स की जाँच, और तुम्हारे पास निर्मात मतलब क्या होगा, कोई दवाइयाँ मैन्युफैक्चर कैसे कर रहा है, आयात और वितरण, आयात मतलब एक जगह से दूसरी जगह दवाइयाँ ले जाना, वितरण ड्रग्स का सेल आदि को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सब ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी की होती है, जो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। फिर तुम्हारे पास चोपड़ा कमेटी भी बोला जाता है। अब तुम्हारे पास DEC के सिफारिशें, अब इसके सिफारिशें मतलब रिकमेंडेशन हमसे पूछा था ना, वही चीज़ें होती, सिफारिशें होती हैं इंग्लिश में। तो पहले लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिलिंग तथा स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग की स्थापना के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, वे पेशावरों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की देखभाल यानी देख रेख करेगी। मतलब ये कमेटी क्या करेगी, कोई भी दवाइयाँ बना रही है, कोई पेशावर है, ठीक है, पेशावर है मतलब क्या होगा, जैसे हम वर्कर हैं, पेशावर मतलब वर्कर होता है, वर्कर के एजुकेशन के बारे में जानेंगे, शिक्षा प्रशिक्षण के बारे में देखेंगे कि भैया तो खराब तो नहीं है, कहीं फर्जी टाइप में नहीं खोल दिया है ना, उस रजिस्टर फार्मासिस्ट का नाम, एड्रेस यानी नोट वगैरह सब पूरा डिटेल में हम करेंगे, ठीक। फिर सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो क्या होगा, सेंट्रल तथा स्टेट में ड्रग्स कंट्रोल सिस्टम की स्थापना यही करवाते, कैसे, ताकि ड्रग्स का मैन्युफैक्चर, वितरण ETC उचित नियंत्रण रखा जाए। मान लेते हम ही कंपनी खोल दिए, इसी रूम में खोल दिए और दवाइयाँ भर भर के क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ठीक, बना ही रहे हैं, ठीक है। तो उसको कोई ना कोई मेंटेन करने वाला होना चाहिए, तो यही कमेटी करती है, जो सेंट्रल लेवल तथा स्टेट लेवल दोनों के कंट्रोल सिस्टम की स्थापना करती हैं कि दवा कोई कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है, यदि मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वितरण कितना कर रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कितना कर रहा है, इस सबको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। नेक्स्ट में वेल एजुकेटेड, मतलब ऐसा बंदा होना चाहिए जो दवाइयाँ बना रहा है, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, स्किल स्टाफ होना चाहिए, नहीं गोबर टाइप में होना चाहिए। जैसा भी इस टाइम जो हॉस्पिटल खुल रहा है, जितने भी देखेंगे मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल खुल रहे हैं वो लेडीज रखे जाए, 2-2, 3-3 हज़ार पे लेडीज रख रहे हैं, उनको केवल इंजेक्शन लगाने हैं, ग्लूकोज लगाने हैं, बस इतना सफिशियंट है, ठीक है, केवल दिखाने के लिए, पोत पात के बढ़िया से आएंगे, नॉलेज कुछ ना के बराबर रहेगा, ठीक। जो नर्सेस हैं वो तो ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है, बट सर कोई फार्मासिस्ट ही है नहीं है, हाँ एक्चुअल में होता, नॉलेज की उनके पास, ठीक है, नहीं होता, फार्मासिस्ट भी होते हैं, नॉलेज नहीं होता। और जो तुम्हारे पास लड़कियां रखे हुए हैं, ठीक है, अब ये हो रहा है, देखिए पहले माना जाता था
किसको, एजुकेशन को और प्लस में मेडिकल को भगवान का दर्जा माना जाता था। बट जितना भी आपके यहाँ एकेडमी खुली हुई है, देखेंगे 12 पास लड़कियाँ पढ़ा रही हैं, ठीक है, इंटर में जो कर रही हैं वो सब लड़कियाँ पढ़ा रही हैं, ठीक, वो हो रहा है। जितना भी मेडिकल स्टोर पे देखेंगे सब लड़कियाँ रख रही हैं, ठीक है। क्या किया जाए भाई, यही हमारे देश की विश्व गुरु बन रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, धीरे धीरे लग जाएगा, ठीक है, मगर बनेगा ठीक है, ये सिस्टम अपने के यहाँ का है, ठीक है। एजुकेटेड पर्सन रहबा नहीं करेंगे, ठीक है। तुम्हारे पास वेल एजुकेटेड स्किल स्टाफ एंड स्पेशलिस्ट को एक, ठीक है, स्पेशलिस्ट को एक, ठीक करके सेंट्रल गवर्नमेंट लेबोरेटरी की स्थापना करना इन्हीं का काम होता है, ठीक है। तो ये इनकी जिम्मेदारी होती है जो इसके अंतर्गत में होती है, ठीक। तो ये हो गया आपके सामने यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा इनके बारे में। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो कौन फोन कर दिया भाई, ठीक है। आधा लोग तो भांग उंग पी के आते हैं जैसे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा, पीसीआई इंस्पेक्टर क्या होती है, इनकी ड्यूटी क्या होती है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, पीसीआई इंस्पेक्टर क्या होती है, इनकी ड्यूटी क्या होती है। इधर थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। पीसीआई इंस्पेक्टर क्या होती है, जैसे पीसीआई होती है फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। तो उसी तरह से हमारे पीसीआई इंस्पेक्टर भी होते हैं जो हमारे एरिया में, मतलब एरिया में जितना भी स्कूल खुला हुआ है, ठीक है, कैसे चल रहा है, कैसे कितने स्टूडेंट हैं, किस नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारे पास इंस्पेक्टर बनाए जाते हैं जो उसको हम डीआई नहीं, उसे ड्रग्स इंस्पेक्टर बोला जाता है, जो डीआई होते हैं। यहाँ पर पीसीआई इंस्पेक्टर होते थे। क्या लिख रखा है, पीसीआई निरीक्षक भारत में फार्मेसी एजुकेशन तथा इंस्टीट्यूट की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। यह परीक्षा एक्ट 1948, मतलब यह निरीक्षण फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत कार्य करते हैं। मतलब क्या होगा, यानी जो तुम्हारे पास फार्मेसी एक्ट होता है 1948 के तहत, उसी के अंतर्गत ये काम करते हैं। कौन, पीसीआई इंस्पेक्टर। इनका जो ड्यूटी होती क्या होती है, इंस्टीट्यूट का प्रॉपर निरीक्षण करना कि एजुकेशन सही हो रहा है कि नहीं, कॉलेज में सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, ये सब कुछ निरीक्षण करना पीसीआई के हाथ में होता है। पहले दूसरा, कॉलेज में सुविधा की जांच करना कि पढ़ाई सही से हो रही है कि नहीं, लैब व्यवस्था है कि नहीं, यानी लाइब्रेरी है कि नहीं, या तुम्हारे पास कंप्यूटर की व्यवस्था है कि नहीं, प्रॉपर मशीन की व्यवस्था है कि नहीं। जैसे मान लेते बोल दे अभी टीचर बोले कि टैबलेट के लिए पंचिंग मशीन होती है, कैप्सूल के लिए ये मशीन होती है, वो मशीन होती है। अब टीचर दिखाए, अब उसके पास है या नहीं है, केवल ऐसे बोर्ड पे बना देगा। अब उसे जाकर दिखाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे तो एक्चुअल में, ठीक है, बच्चों को दिखाएंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो जो पीसीआई कंट्रोल करता सब कुछ, मशीन वगैरह सब चीज़ रहेगी, तब आपको अप्रूवल मिलेगा कॉलेज का, नहीं तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये होता है। दूसरा, रिपोर्ट तैयार करना, यानी डीआई क्या कर देता है, ठीक है, पीसीआई इंस्पेक्टर क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है। सब कुछ कॉलेज को जाँच उच करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा। जाँच के बाद यदि सही रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। यदि सही है तो अप्रूवल कॉलेज का दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। उन्हें बोला जाएगा ये त्रुटियाँ हो रही हैं। उसके बाद नीचे नीचे आप तो जान ही रहे हो क्या क्या होता है, ठीक है। फार्मेसी रजिस्ट्रेशन की यानी में सहायता करते हैं, मतलब फार्मेसी में आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो इसी की सहायता लेते हैं। जैसे आप डी फार्मा सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिए, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिए, तो आप क्या करेंगे, एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो फार्मेसी रजिस्ट्रेशन में सहायता इन्हीं के द्वारा मिलता है। सही यानी नकल विहीन एग्जाम कराना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। क्या, ड्रग्स, ठीक है, लिखा ड्यूटी ऑफ पीसीआई का तुम्हारे पास होता है सही तथा नकल विहीन परीक्षा करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। हर एक कॉलेज पे बीटीयू यानी बीटीयू बोर्ड जो है उसको नोटिस दे देगा कि नकल नहीं होना चाहिए, जो प्रेजेंट टाइम में यूपी में हो रहा है, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा है जी, डिफाइन द टर्म, मतलब डिफिनेशन लिखना है। एज पर, ठीक है, एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, मतलब 1940 के तहत ड्रग्स की डिफिनेशन बताना पड़ेगा, कॉस्मेटिक की डिफिनेशन बताना पड़ेगा, क्वालिफाइड पर्सन का डिफिनेशन बताना पड़ेगा। मतलब थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो दवाइयाँ क्या होती हैं, यानी ड्रग्स क्या होती हैं, इनके बारे में समझते हैं। 1940 के तहत ये काम करते हैं। तो लिखा ह्यूमन तथा एनिमल, ठीक है, उदय इंडिया जी, ठीक है, गजब भाई। ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, अब देखो एक्चुअल में ड्रग्स होता क्या है, यानी ड्रग्स जिसे हम दवाइयाँ बोलते हैं, ह्यूमन और एनिमल,
के इंटरनल तथा एक्सटर्नल प्रयोग के लिए सभी दवाइयाँ और सभी पदार्थ जो किसी बीमारियों के निदान, उपचार, रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? दवा कहलाते हैं। सिंपल सा क्या हो गया, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या कोई एनिमल हो, ठीक है, एनिमल को उसको ट्रीट करना है, ठीक है, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली कोई बीमारी हो, उसको सही करने के लिए, मतलब दवाओं से बीमारियों के निदान करने के लिए, उपचार करने के लिए, रोकथाम करने के लिए, ये सब जो किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? ड्रग्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? दवाइयाँ बोलते हैं। तो डिफिनेशन केवल हमें लिखना पड़ेगा। कॉस्मेटिक गुरुदेव क्या होता है? कॉस्मेटिक जो ऐसा चीज़ है जो कोई लड़की लगाती है सुंदरता बढ़ाने के लिए, ठीक है, आप समझ ही रहे हैं। तो क्या लिख रखा है? कॉस्मेटिक सामग्री का अर्थ कोई भी वस्तु जो ह्यूमन बॉडी के किसी भाग पे रगड़ने, डालने, छिड़कने, लगाने से उसकी सुंदरता बढ़ती, उसको कॉस्मेटिक आइटम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ठीक है, हाँ, सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे पास कॉस्मेटिक बोला जाता है। तो ये खास कर देखा जाए तो लड़कियों का फेवरेट होता है। लड़के उड़ के तो करू उरू तेल से काम चला लेते हैं। करिया हो को गोरा कर देता, हाँ, करिया हो या गोरा कर देता है, ठीक है, ये होता है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास कॉस्मेटिक के बारे में दिया गया। अब क्वालिफाइड पर्सन क्या होता है? ऐसे पर्सन जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, चाहे वो तुम्हारे पास, ठीक है, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो क्वालिफाइड पर्सन समान रूप से उस व्यक्ति को कहा करते हैं जो दवाओं और कॉस्मेटिक आइटम के निर्माण, चेक, सेल का पूर्ण अनुभव रखता है। शैक्षिक योग्यता कितना होती है? डी फार्मा होती है कम से कम, और बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी वगैरह भी हो सकता है। तो ये कुछ भी रहता तो सोचे हम बोलेंगे क्वालिफाइड पर्सन बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर हम आते हैं। शेड्यूल एन के अंतर्गत डी फार्मा, बी फार्मा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है जी? साइट नोट ऑन द शेड्यूल एन। शेड्यूल एन के यानी कि तुम्हारे पास क्या कर दिया है? जितने भी चीज पूछा गया है, भाई मोबाइलिया कहाँ हिला यार, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है? हाँ, पुट्टी लगाते हैं, ठीक है। जो पुट्टी लगाते हैं एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे उनके चेहरे पर अच्छे से दाना रहता है, गड्ढा गड्ढा रहता है, तो पुट्टी पहले पोत देते हैं, एक लेयर पुट्टी लगा देंगे तो फिर मेकअप लगा देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो कॉस्मेटिक से मेंटेन कर देते हैं, ठीक। अब खतरनाक बना देते हैं भाई, देखे हैं, ठीक है, होता है। अब हमारे पास हमारी कॉलोनी के जस्ट बाहर ही ये है, ठीक है, एक है वो सनशाइन है, सनशाइन है, सनराइज है, ब्यूटी पार्लर, मेकओवर है। अब वहाँ पर सब कुछ होता है, ठीक है। अब तुम सोचो खतरनाक टाइप में होता है भाई, ठीक है। तो वो सब काम करते हैं, हाँ, देखे हैं ब्यूटी पार्लर वाली करती हैं ये सब, ठीक है, वो पोती पोता सब करती है। अब हमें क्या करना है? 60 नोट ऑन शेड्यूल एन पे हमें क्या करना पड़ेगा? 60 नोट लिखना पड़ेगा। तो शेड्यूल एन क्या होता है? यहाँ सामने देखिए, शेड्यूल, अलग अलग शेड्यूलिंग होती है और अलग अलग शेड्यूल पे अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पर हमें शेड्यूल एन के बारे में बताना पड़ेगा। क्या लिख रखा? शेड्यूल एन के अंतर्गत फार्मेसी को चलाने के लिए मिनिमम इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। मतलब फार्मेसी चला रहे हैं या आप किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं या फैक्ट्री चला रहे हैं, तो उसको चलाने के लिए जो इक्विपमेंट की ज़रूरत होती, चाहे मशीन की, चाहे फर्नीचर की, कुछ भी ज़रूरत होती, सब कुछ शेड्यूल एन के अंतर्गत आती है। शेड्यूल एन इंडिया के ड्रग्स तथा कॉस्मेटिक एंड 1940 के तहत एक तुम्हारे पास क्या होते हैं? नियामक होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल है जो फार्मास्यूटिकल थेरेप्यूटिक यानी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को न्यूनतम मानकों को क्या कर देता? निर्धारित करता। मतलब कोई चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें लगने वाले हर एक इक्विपमेंट होना चाहिए, कम से कम इक्विपमेंट होना चाहिए, उसको निर्धारित करता कौन? शेड्यूल एन ही करता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से। अब की पॉइंट देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, यह दवाओं के उत्पादन, भंडारण, परीक्षण के लिए एसओपी होना चाहिए। अब कमेंट बॉक्स में देखिए कितने लोग के दिखाते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जिससे क्या कर देते हैं? कोई भी चीज़ कैसे स्टेप बाय स्टेप दवाइयाँ बनानी है, उसमें होने वाले इक्विपमेंट यूज क्या होते हैं, सब कुछ बताता है शेड्यूल एन के अंतर्गत। हाँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। इसके अंदर होता क्या कि जैसे कोई दवाई बनाए, कितना इक्विपमेंट चाहिए, किस स्टेप पे आप प्रयोग करेंगे, सब कुछ क्या करने की जिम्मेदारी शेड्यूल एन के अंतर्गत करवाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि निर्माण स्थल पर उचित स्थान, यानी मतलब जो निर्माण स्थल है, मतलब जो कंपनियां खोली वहां पर उचित स्थान है कि नहीं। यदि नहीं है तो बताइए क्या होगी? वो कटने का दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये होगा प्रॉपर वेंटिलेशन, यानी हवादार कमरा है कि नहीं, हवा की व्यवस्था है कि नहीं, ये भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। प्रकाश और क्लीनिंग होना बहुत जरूरी होती है, ठीक है, प्रकाश और क्लीनिंग होना जो बहुत जरूरी होती है, जो की पॉइंट हो रहा है। ऑपरेटर्स तुम्हारे पास देखा जाए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए?
नॉर्मल पीपेट होना चाहिए, सीजर होना चाहिए, वेटिंग मशीन होना चाहिए, ऑपरेटिंग डिस्क होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए, ठीक है, और स्पोचुला होना चाहिए, पकड़ने वाला नीडल होल्डर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब यदि रहेगा तो अपना काम करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास की पॉइंट हो जाएगा आपके बारे में। तो शेड्यूल तुम्हारे पास यन हो जाएगा, वॉच ग्लास होना चाहिए, जिससे देखेंगे एक्चुअल में। हाँ, बहुत सारा इक्विपमेंट लिख सकते हैं, हम उतना ही लिखें जितना आपको याद हो सके, अपनी मर्जी से बहुत सारा। नीडल होल्डर होना चाहिए, ठीक है, नीडल होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए, इंडिकेटर होना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो ये शेड्यूल यन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे पास, शेड्यूल यन के बाद तुम्हारे पास क्या कह दिया है जी, कह दिया है गिव द क्लास ऑफ, ठीक है, क्लास ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच आर प्रोहिबिटेड अंडर द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, जादुई, ठीक है, इसके बारे में पड़ेगा। ये सब आप तो अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। अब हो क्या रहा है, मैजिक रेमेडीज किसे कहते हैं, मैजिक रेमेडीज समझते हैं कि नहीं। मैजिक रेमेडी ने रेमडी वाला सिस्टम मत समझिएगा, मैजिक रेमेडीज होता है जैसे, ठीक, मिसलीडिंग क्लेम करना, ठीक है, हाँ, इसमें होता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह। एक्चुअल में होता क्या, देखिए ध्यान से सुनिए, ये तुम्हारे पास मैजिक रेमेडीज होता क्या, जैसे अभी रोड के किनारे देखेंगे वो सब वो ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, तो लिख ले गुप्त रोगी मिले, ठीक है, खतरनाक टाइप में लिखे रहते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है, जादुई इलाज, जिसे नॉर्मल भाषा हिंदी में शुद्ध बोला जाए जादुई इलाज बोला जाता है, जो गारंटी देते हैं कि हमारे के यहाँ खाइबा तो फिट आ जाइबा, ठीक है, एकदम से खतरनाक टाइप में देंगे। अब बताइए भाई, इतना गारंटी दे रहे हो तो कहीं रोड पे बैठे हो, ठीक है, जादुई उपचार, हाँ, जादुई उपचार इधर करेक्ट है, ठीक। अब वो में वाद दावा करते हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, इंडिया में अक्सर यह देखा जाता है कि कुछ लोग जादुई उपचार जैसे कवच हो गया, मंत्र हो गया, ताबीज हो गया, भस्म आदि बेच रहे हैं, और वह, ठीक है, किसी भी डिजीज के उपचार का दावा करते हैं, उसे मैजिक रेमेडीज कहते हैं। दावा भी करते हैं, कवच कहते हैं भाई बीमारी ठीक हो जाएगी, ये तालिस्मान होता है, ठीक है, कहते हैं ये तुम माला पहन लो, ये अंगूठी पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, इस धागा बांध लो, ये सब कर लो तो आप फिट आ जाएंगे, ठीक है। अब बताओ भैया, बीमारी है, मान लेते हैं हमारा पेट झड़ रहा है, तो कहेंगे भैया ताबीज ज़्यादा ठीक हो जाएगी कि नहीं। अब बताओ, ताबीज पहने पेट झड़ने से कोई रिलेशन ही नहीं है, कहेंगे फिट आ जाएगा, कौनो टेंशन है, तो उसके लिए अलग अलग दवाइयाँ हमें खानी पड़ेगी। गारंटी ड्रग्स देते हैं, जैसे भी जोड़ों में दर्द है तो कहते हैं हमारा 2 दिन दवा खाइए फिट आ जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ वो सब न लेना, क्योंकि वो सब जानते हो क्या कर देते हैं, एनेस्थेटिक का प्रयोग करते हैं, ठीक, उस एरिया को शून्य कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे डायबिटीज़ हो गया, अब बहुत सारे लोग गारंटी करते हैं कि शुगर करें जड़ से ख़त्म, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कहते हैं पाइल्स का टीका, यानी पाइल्स का एक टीके में पूरी तरह से बवासीर गायब। अब बताओ, हमारी कॉलोनी के बाहर में तुम्हारे पास एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर नहीं मतलब वो कबाड़ टाइप में है, ठीक है, वहाँ पर तुम सोचो बवासीर का टीका लगता है। बवासीर का टीका पहले हम जानते थे, हम जब 3-4 साल पहले अपने यहाँ पर आए थे, ठीक है, 4-5 साल पहले, तो हम बोलते थे 1200 या 1800 लेते थे। अब इस समय उसकी प्राइस 8000, 10,000, 12,000 हो गई है, सोच सकते हो। लोग आते हैं, भीड़ लग गई होती है, कहीं कहीं खतरनाक आदमी है, ठीक है, तो वो कुछ करते होंगे अपना, ठीक है, उपचार करते हैं। मैजिक रेमेडी को मुख्य रूप से निर्दोष लोगों पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, अप्लाई किया जाता है, और वे अपना पैसा, समय, स्वास्थ्य तीनों खराब करते हैं, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है। देखिए, अब उसका एक्चुअल में कोई ब्रांड वगैरह नहीं होता, ठीक है, कुछ भी नहीं होता तो काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं भाई, ठीक है यार, आधा लोग तो 100 के याद आते हैं भाई, खतरनाक टाइप में, ठीक है। हाँ भाई, लोन लाइसेंस यहाँ पढ़ाना था जी, 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, फंस जाते हैं, ठीक है। हाँ, मिले हर मंगलवार, शनिवार को, बृहस्पतिवार को, ठीक है, इसको अभी करा दे रहे हैं, ठीक है, इस पे जंप कर गए, लोन लाइसेंस पढ़ाना चाहिए था हमको, ठीक है। चलो अभी इसके बाद दिखा देते हैं 5वां नंबर, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। अब ये क्या लिख रखा है, यह रोकने तथा कंट्रोल करने के लिए एक अधिनियम लगाया गया, जिसे ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज एक्ट 1940, ठीक है, 1954 के तहत बनाया गया है। अब ये बोला जाएगा कि भैया आप नहीं कर सकते एडवर्टाइजमेंट, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, माने तो किसी को दवा देते हैं, कोई बीमार पड़ता तो आपकी रिलाई हो जाएगी, ठीक है, इस सभी चीज़ के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस एक्ट का मेन उद्देश्य क्या होता है, इस एक्ट का तुम्हारे पास मेन उद्देश्य क्या होता है, झूठे विज्ञापनों, जादुई स्वास्थ्य का दावा कानूनी अपराध है, ठीक है, जो काम हो रहा है, ठीक है, ये तुम्हारे पास होते हैं। अब उसको पढ़ा दे रहे हैं, अभी देखिए, कानूनी अपराध होता है। फिर क्या लिखा, गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना, रिलेटेड ड्रग्स को कंट्रोल करना, ये सब कानूनन अपराध है, यदि करेंगे तो आपको पिलांती वगैरह सब चीज़ लग सकती है, ठीक है, ये हो गया। फिर बिना लाइसेंस तथा, ठीक है, तथा गलत विज्ञापन से दवा का उपयोग को रोकना आदि, ये सब की जिम्मेदारी इनका होता है, इस एक्ट के तहत जो ये एक्ट लगाया गया है। इनकी पिलांती वगैरह क्या होती, ये कोई बंद इस नियम को तोड़ता तो 6 महीना जेल और 50 साल का
6 महीना जेल हो जाएगा, 50,000 का आपके सामने जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास था छठा नंबर का क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन यहाँ से भूल गए हैं, क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 5th, यानी क्या दिया है, राइट ऑन द लोन लाइसेंस। एक्चुअल में लोन लाइसेंस क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो लोन लाइसेंस का हम क्या कर देते हैं, यहाँ से देखते हैं, लोन लाइसेंस के थोड़ा सा छूट गया है, लोन लाइसेंस नीचे दिया गया था। लोन लाइसेंस क्या होता है, सिंपल, ये बहुत इजी है। लोन लाइसेंस क्या होता है हमारी भाषा में समझिए, जैसे हमारे पास, ठीक है, लाइसेंस नहीं है बट हमारे पास पैसा है और इक्विपमेंट वगैरह कोई नहीं है, और कोई दोस्त हमारा है, ठीक है, कोई दोस्त है, अब उसके पास मान लेते हैं फॉर एग्जांपल पे उसके पास बहुत सारी कंपनी की जगह है, उसके पास लाइसेंस है बट उसके पास पैसा नहीं है, ठीक, उसके पास पैसा नहीं है, तो हम उससे जाएंगे, कहेंगे भैया हम पैसा वगैरह सब लगाएंगे बट अपना लाइसेंस आप हमें दे दीजिए, सारा काम करेंगे, सब कुछ रजिस्टर आपके नाम से रहेगा, दवाइयाँ भी आपके नाम से बनेगी बट हम केवल खोलेंगे, तो उसका लाइसेंस हम लोन पे यानी पैसे पे ले लेंगे, तो उसी को लोन लाइसेंस बोला जाता है। तो क्या लिखा, लोन लाइसेंस यानी इंडिया में ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है, 1940 और रूल 1945 के तहत एक स्वास्थ्य है जिसमें एक व्यक्ति या कंपनी जिसके पास खुद का दवा निर्माता इक्विपमेंट नहीं है, मतलब देखिए उस बंदे के पास, जो एक व्यक्ति है उसके पास पैसा है बट कोई कंपनी के इक्विपमेंट वगैरह नहीं है, किसी अन्य लाइसेंस धारी निर्माता को यानी सुविधाओं का उपयोग करके, मतलब ये इसके पास लाइसेंस है बट इसके पास पैसा नहीं है, अब ये अन्य बंदा इससे आएगा कि भैया कहेगा अपना सारा सामान दे दो, पैसा हम लगाएंगे, तो दवाओं का उपयोग करके दवाओं का निर्माण, देखो सुविधाओं का उपयोग करके दवाओं का निर्माण कर सकता है, उसी को लोन लाइसेंस बोला जाता है। मतलब ये वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति से क्या कर दिया, लोन अपना लाइसेंस पे, ठीक है, यानी लाइसेंस को क्या कर लिया, लोन पे ले लिया, जितनी कमाई होगी कुछ परसेंट उतना अपना लिखा पढ़ाई होती कि कितना परसेंट हमें देंगे, उसके अनुसार अपना काम होता है, तो ये देना पड़ता। लोन लाइसेंस धारी अपना नाम से दवा नहीं बना सकता। अब सोचो ये व्यक्ति अपने नाम से दवा जाए तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि सब कुछ इसके पास है, ठीक, इसके नाम से रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, ठीक है। इस लाइसेंस का आवेदन फॉर्म के लिए तुम्हारे पास फॉर्म नंबर 25A भरना पड़ेगा, कितना 25 यानी फॉर्म नंबर 25A भरना पड़ेगा। वैध लाइसेंस होना चाहिए, मतलब इस व्यक्ति के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए जो लंबे समय से चल सके, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या था, देखियो भैया, लोन लाइसेंस और मैजिक रेमेडीज हमारा पूरा खत्म हो गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है जी, इसको साइड में रखते हैं। कर ये फंक्शन ऑफ है इंस्टीट्यूट एनिमल एथिक्स कमेटी, ये तुम्हारे पास क्या बताना पड़ेगा, दूसरा बताना, इंस्टीट्यूट एनिमल एथिक्स कमेटी के बारे में बताना पड़ेगा, वैलिड लाइसेंस भी बोला जाता है, ठीक है। अभी देखिए लिखा यानी इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिक्स कमेटी, जिसे हम IAE से बोला जाता है। अब ये करते क्या है, मेडिकल खोलने के लिए लाइसेंस भी दूसरे से ले सकते हैं, मेडिकल चलाने के लिए, यस सर, या हाँ, जैसे आपके पास पैसा बट लाइसेंस नहीं है तो क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन से आप उनका लाइसेंस ले लिया, आप उसी पे दुकान चलाइए, क्योंकि आपके पास पैसा है, उनको समय समय पे पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कितने परसेंट पे आप बात किए हैं, ठीक, इसलिए बुक वगैरह में एग्जैक्ट डेट नहीं लिखा रहता, मेंशन नहीं होता, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, इसके बारे में आते हैं। अब ये क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी होती है। अब ये करती क्या है, देखिए एक कमेटी होती है, आपके एरिया में जितने भी कॉलेज हैं, तो बताओ प्रैक्टिकल के लिए चाहे वो चूहे का प्रयोग करें, चाहे खरगोश का प्रयोग करें, चाहे किसी अन्य चीज़ का प्रयोग करें, तो ये अब तो बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, ठीक है, जो हम दवाओं, ठीक है, डिजिटल दिखा देते हैं कि एक्चुअल में ऐसे ऐसे होता है, बट पहले देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट किया जाता था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया जाता था, तो ये एनिमल को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जैसे वो समिति कितना एनिमल को प्रयोग कर रही है कि नहीं, ये दिन भर में मान लो 20 कुत्ता मार दे, ऐसा नहीं, भैंस मार दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसा ऐसे बढ़ेगा, किसी की आदमियों फाड़ के प्रैक्टिस करने लगेंगे वो तो खराब हो जाएगा। तो एनिमल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट एनिमल एथिक्स कमेटी एक ग्रुप या समिति है जिसमें व्यक्तियों का समूह होता है जो पशुओं, ठीक है, पशुओं और प्रयोगों के यानी पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और सुपरविजन यानी देख रेख के लिए एक समिति द्वारा पंजीकृत होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि कंट्रोल करते हैं। जैसे आपके कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, कहेंगे भाई आप, कहेंगे आप कोई एग्जाम्पल, ठीक है, कोई
हाँ, यहाँ लिख रखे हैं प्रिवेंशन एंड क्रूरटी एनिमल एक्ट होता है 1966 में दिया जाता है, इसी के तहत वो सारा काम करते हैं। ठीक है, ये सब जो लोग होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसी के तहत वो काम करते हैं कि एनिमल को क्रूरता किसे, जैसे आप लिखें खरगोश पे एक्सपेरिमेंट करना, तो खरगोश को पहले एनेस्थीसिया देना कि दर्द उसे ना हो, कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट करना, चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना, सब पे एक स्टेप बाय स्टेप होता है कि इसी के रूल के तहत आप क्या करेंगे, इस पर कुछ भी अप्लाई करेंगे। तो ये कंट्रोल करने की जिम्मेदारी होती है। यह पंजीकरण CPCSE के द्वारा होता, किसके द्वारा, CPCSE के द्वारा होता है, जो सामने दिया गया है। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हमसे फंक्शन ही पूछा था। एनिमल एक्सपेरिमेंट का अप्रूवल तथा रिव्यू करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। जहाँ पर एक्सपेरिमेंट होता है तो वहाँ पर जाएगा, यदि एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो ऐसे पर्सन की वहाँ पर मौजूदगी में होना चाहिए जो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखता हो, यानी प्रोफेशन टीचर होना चाहिए। नहीं से बोल देंगे चूहा ला काटा मर दे, कोनो टेंशन नहीं, 2-3 लड़के रहे काटा पीटे, कोनो गुड़वा काट देता है, कोनो मुड़िया काट देता है, ऐसा नहीं। तो वहाँ पर एक सुपर यानी विजन पर्सन होना चाहिए, चाहे वो खुद करके दिखाए कि एनेस्थीसिया दिए या क्लोरोफॉर्म के द्वारा उसे हम क्या करिए, बेहोश किए, ये चीज़ काटें, ऐसे टाँका लगाएं, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, सब कुछ जिम्मेदारी इन्हीं क्या होती है। तो एनिमल एक्सपेरिमेंट तथा अप्रूवल तथा रिव्यू करने की देनी इन्हीं की जिम्मेदारी है। एनिमल का केयर यूज को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। 3R मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, सबसे पहले रिप्लेसमेंट, मतलब हो सके तो उस एनिमल को रिप्लेसमेंट कर दिया जाए। ठीक है, रिप्लेसमेंट मतलब क्या होगा, उसकी जगह हम क्या करें, ज़्यादा ज़्यादा फोटो वगैरह का प्रयोग करें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, ये होना चाहिए। उसके साथ साथ तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, रिडक्शन मतलब हो सके तो कम से कम होना चाहिए। रिफाइनमेंट मतलब हो सके रिफाइनमेंट होना चाहिए, सुधार वगैरह, सिंपल सा, ठीक, को बढ़ावा देना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। एनिमल का रिकॉर्ड, रिपोर्ट तथा मेंटेन करना, मतलब कॉलेज कितना एनिमल खरीद के लाया, कितने एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया, कितने जीवित रहे, कितने मर गए, ये सब का रिकॉर्ड हमें देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो आप रिलाई हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक, ये होना चाहिए। कंट्रोल और निरीक्षण करना इन्हीं के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि कैसे हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, ये सारे अब तो डिजिटल आते हैं, बहुत सारे उससे वो मेढक बना दिए गए, वो ट्रांसपेरेंट, उसकी स्क्रीन पे क्या कर दिए गए हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके क्या कर दिए हैं, ट्रांसपेरेंट कर दिए। ला भाई, ऊपर देख के बता दिए, अच्छा ये आर्गन, ये आर्गन, इसी तो फाड़ते हैं। ठीक है, तो बता देंगे, अपना सिंपली काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने। ठीक, ये हो गया कंट्रोल निरीक्षण वगैरह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, ठीक है, नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है, ड्रग्स कंट्रोल, ठीक है, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल आर्डर दिया गया। अब ये क्या दे रखा बाबू, कह दिया ड्रग्स, देखो मेन फीचर ऑफ द ड्रग्स यानी ड्रग्स प्राइस कंट्रोल आर्डर 2013, मतलब 2013 के तहत देखा जाए तो इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन फीचर उद्देश्य बातें कही है। अब कैसे होता, तो देखिए सबसे पहले देखिए जाए तो सरकार ने सोचा कि भाई ऐसे तो होने वाला नहीं है भाई, एक ऐसा नियम कानून बनाया जाए कि जो तुम्हारे पास जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं, उनको भी दवाइयाँ प्राप्त मात्रा में मिल सके। तो सरकार ने एक अधिनियम चला गया कि दवाइयों पे ज़्यादा आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, उसे सस्ती रखना, जिसे हम नॉर्मल भाषा में जेनरिक दवाइयाँ बोलते हैं। ठीक है, जेनरिक दवाइयाँ बोलते हैं जो अपना काम करती हैं। तो लिखा इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसेंशियल वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत यह DPCO जारी किया गया था, यानी ड्रग्स प्राइस कंट्रोल आर्डर जारी किया गया था। ठीक है, यह इसका मेन उद्देश्य आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करना और उन्हें पुअर पर्सन के लिए क्या कर देना, सस्ती करना, जिसे हम नॉर्मल भाषा में जेनरिक दवाइयाँ बोलते हैं। ठीक है, तो ये काम करने की जिम्मेदारी होती है। ठीक, ये हो गया यहाँ से। इसे लागू करने के लिए, ठीक है, लागू करने की जिम्मेदारी नेशन ड्रग्स प्राइस कंट्रोल आर्डर के द्वारा होती है। मतलब जो तुम्हारे पास इसे लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, एक्चुअल में देखा जाए तो नेशनल ड्रग्स प्राइस कंट्रोल के द्वारा होती है। जो काम करते हैं ये बड़े लेवल पे, याद नहीं होता है, एग्जाम में अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं भाई। ठीक है, एक्ट वगैरह, ठीक है, देखो थोड़ा सा अपने बना के लिख सकते हैं। देखो हमने क्या लिखा है, ठीक है, एक्चुअल में ये भाषा सरल हम कर दिए, बस यही ये है। क्या देखिए होता क्या, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल मतलब सिंपल सा क्या होता, बोलेंगे एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा तुम्हारे पास आदमी का समूह होता है, यानी लोगों का समूह होता है जो हमारे पास ड्रग्स की प्राइस पे कंट्रोल करते हैं कि इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते, ठीक, क्योंकि गरीब तबके के भी लोग होते हैं, वो भी अपना, ठीक है, जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर पुअर पर्सन के लिए आसानी और सस्ती मिल सके।
ठीक है, इसे लागू करने की जिम्मेदारी नेशनल ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा बाबू, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। इनका जो मेन उद्देश्य क्या होता है, यहाँ से हिंदी में लिख सकते हैं तो नंबर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा भाई, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये होगा डीपीसीओ 2013 का उद्देश्य क्या लिखा, इसेंशियल ड्रग्स की सूची पर आधारित प्राइस कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसेंशियल ड्रग्स मतलब क्या, कुछ आवश्यक दवाई होती जो हर दिन पर डे, ठीक है, अपना काम करती हैं। ठीक, मार्केट आधारित यानी तुम्हारे पास प्राइस निर्धारित करना कि नहीं अब मार्केट से अलग अलग तुम क्या कर दियो, दवाइयाँ का प्राइस रख दियो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे मिलता जुलना होना चाहिए। सभी ब्रांड दवाओं को तय करना चाहिए, ब्रांड दवाइयों से मिलते जुलते, जो जेनरिक दवाइयाँ होती ना, ब्रांड दवाइयाँ से मिलते जुलते सामान बनाना चाहिए और उससे लगभग सस्ती होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या लिखा है, नॉन शेड्यूल्ड दवाइयों की प्राइस का एनुअल 10% की वृद्धि की अनुमति दी गई। मतलब जो नॉन शेड्यूल्ड दवाइयाँ होती हैं उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है, तो इसी पे तुम्हारे पास हर साल लगभग क्योंकि महंगाई के अनुसार 10% आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, अब कोई स्टेबल रखें तो दवा की क्वालिटी खराब है, ऐसा नहीं। एमआरपी से अधिक दवाइयाँ, ठीक है, दाम पर नहीं बेच सकते हैं। यह कोई बाजार, ठीक है, कोई दवा बाजार में आने से पहले टेस्टिंग सैंपलिंग जरूरी होता है। ठीक है, क्वालिटी का बेटर होना जरूरी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हो रहा है, जैसे अभी मान लेते दवाइयों का दाम हम कम कर दिए तो अब क्वालिटी भी भरने से कंपनियां कम कर देगी, नहीं, ऐसे बोला गया, निर्देश दिया गया कि क्वालिटी में कोई मरम्मत नहीं रखेंगे। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस कर सकते हैं बट टेस्टिंग और लैब यानी सैंपलिंग होगा, उसमें यदि पास होगा तो मार्केट में आएगा, आदमी इसको खाएंगे। ठीक है, तो ये होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को कैसे टर्मिनेट कर सकते हो। ठीक है, लिख रखा तुम्हारे पास, देखो लिख रहा, व्हाट आर द प्रोविजन अंडर विच द आर, ठीक है, आरपीएम होता है, ठीक है, आरएमपी होता है, बाई टर्मिनेटिंग अ प्रेगनेंसी वुमेन एज पर द एमटीपी। ठीक है, यानी एमटीपी एक्ट 1971 के तहत, 1971 के तहत इसमें बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भारत ने बहुत अच्छी काम किया था। देखो क्या लिखे, भारत में वुमेन को सुरक्षित तथा कानूनी गर्भपात की सुविधा देने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसे हम एमटीपी के नाम से जानते हैं, एमटीपी के एक्ट 71 के तहत इन्होंने लागू किया गया था। इसमें लागू किया गया, इसमें कहा गया था कि जो फीमेल है यदि वो अपने बच्चे को गर्भ में नहीं रखना चाहती तो ये कंडीशन दे रहे थे, इस पर वो अबॉर्शन करा सकती हैं, कोई नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो इसे समय समय पर संशोधित करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें गर्भपात की अनुमति किन परिस्थितियों में दी जानी चाहिए, मतलब जो मम्मी है वो उसके पेट में बच्चा नहीं रखना चाहती तो किस किस परिस्थितियों में, जो तुम्हारे पास औरत है फिजिकल तथा मेंटली स्वास्थ्य का खतरा हो, मतलब उसके पेट में यदि बच्चा है तो उसके, ठीक है, फिजिकल मतलब उसके बॉडी पे इफेक्ट पड़े, मेंटल पे कोई प्रभाव पड़े, ठीक है, जिससे वो क्या कर सकती है, उसके शरीर पे कोई ये फिजिकल तथा मेंटल स्वास्थ्य पे खतरा हो तो एबॉर्शन वो करा सकती, कोई नहीं बोल सकता है। ठीक, गर्भावस्था बलात्कार तथा अन्य कारणों से हुआ, मतलब दो चार लोग मिलकर उसे क्या कर दिया, प्रेग्नेंट कर दिए। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में एटलीस्ट काम कर दिया जाता है, खराब हटा दिया जाता है, बट डिटेक्शन के लिए क्या कर दिया जाता है, उसे रखा जाता है। ठीक है, फिर उसे भी आप क्या कर सकते हैं, बाहर निकलवा सकते हैं, कोई रोकथाम नहीं है। गर्भधारण असफल गर्भ निरोधक उपाय के कारण हुआ है, कहने का मतलब गर्भ निरोधक असफल तुम्हारे पास, मान लेते आप एट द टाइम आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इंटरसेक्स किए हैं, ठीक है, यानी सेक्स किए हैं और उसमें आप क्या हो गए हैं, ठीक है, जो उसका स्पर्म था फर्टिलाइज जो कि एम्ब्रियो को क्या कर दिया, मेंटेन कर रहा है। अब जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ खाए हैं, ठीक है, गर्भ निरोधक दवाइयाँ खा रहे हो तो इस पर काम नहीं कर रहे, ब्लीडिंग हो रही है, पानी निकल रहा है, तो उस केस में डेथ होने का चांस बड़ा तगड़ा होता है, खतरा होता है, तो उस समय क्या होगा, टर्मिनेशन लोग करवा लेती हैं औरतें। ठीक है, तो वही होता है। ठीक, फीटल एबनॉर्मेलिटी मतलब आपके पेट में जो बच्चा है एबनॉर्मल है, सही से, ना तो उसका हार्ट डेवलप है, पेट डेवलप है, पैर टेढ़ा, ये सब इसीलिए तुम्हारे पास हर देखे 3-3 महीने पे जांच होती रहती है। ठीक है, तो उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है तब भी आप एबॉर्शन करा सकते हैं, कोई नहीं बोल सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। वुमन की पहचान हॉस्पिटल द्वारा गोपनीय होना चाहिए, मतलब कोई भी फीमेल यदि टर्मिनेशन करवाती है तो हॉस्पिटल कभी भी अपने उससे क्या कर सकता, किसी दूसरे उसकी अनुमति के बिना किसी दूसरे को नहीं दे सकता है, ये रूल वगैरह होता है। अब कहाँ करा सकते हैं, स्थान जहाँ मेडिकल टर्मिनेशन यानी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छे डॉक्टर, अच्छे स्टाफ तथा अच्छे प्रैक्टिशनर होना चाहिए, योग्य डॉक्टर होना चाहिए और इसका रिपोर्टेशन बढ़िया हो। ठीक है,
तो ये सब चीज़ होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल तथा गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहीं भी कराइए, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। और उसमें शिक्षित तथा योग्य डॉक्टर होना चाहिए, कि नहीं नर्सेज सोसेज के द्वारा करवा ले टर्मिनेशन, नहीं। जब ब्लीडिंग होने लगती है ना भाई, तो हम बहुत सारा केस देखे हैं, ठीक है। टाइम वीक में होता है, भी होता है, हाँ वीक होता है, यानी 20 सप्ताह से पहले आप मैंने क्या कर सकते हैं, टर्मिनेशन करवा सकते हैं। 20 सप्ताह होता है, 31 सप्ताह होता है, ऐसे उसका स्टेप होता है, ठीक है। यानी दूसरे ट्राइमेस्टर के समय तो आप उस डॉक्टर से टर्मिनेशन करवाइए, ठीक है। आप एक फार्मासिस्ट हैं, जैसे कोई आपसे पूछे कि हमें प्रेगनेंसी एबॉर्शन करवाना, तो उचित से उचित हॉस्पिटल पे उसका रिपोर्टेशन देखिए तभी करवाइए, नहीं तो भाई ब्लीडिंग यदि स्टार्ट हो जाती है ना भाई, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ब्लड चढ़वाते चढ़वाते पागल हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कैंसर वंसर का चांस बन जाता है भाई, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। 2 डॉक्टर कम से कम होने चाहिए, ठीक है, तो ये होगा। बट प्राइवेट में उतना रखते उगते नहीं भाई। नेक्स्ट तुम्हारे पास लिख रखा है हमारे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे तुम्हारे पास क्या दे रखा है जी, देखा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसका रोल हमें लिखना पड़ेगा। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसका रोल हम लिखते हैं। तो लिख रखा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेंट्रल लेवल पे ड्रग्स को स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगा, किसको, ड्रग्स के स्टैंडर्ड को ये मेंटेन करने का काम करेगा, ठीक है। अब क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए, ठीक है। हो का रहा CDSCO एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें कितने कर्मचारी होते हैं, 379 कर्मचारी सदस्य हैं, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अंतर्गत काम करते हैं। कहने का मतलब ये होते क्या है, कोई भी सेंट्रल लेवल पे होते हैं, कोई भी दवा का स्टैंडर्ड क्वालिटी कितनी, जैसे अभी पेन हम बना दिए तो कहेंगे किस क्वालिटी का, इसका स्टैंडर्ड भी तो चेक करवाना पड़ेगा। तो उसे तो दवाइयाँ यदि बनवाएं तो उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी को भी हमें चेक करवाना पड़ेगा, ठीक। तो यही कमेटी अपना देखती है, जो इंडिया के द्वारा क्या कर देती है, ये प्रमुख होती है। इंडिया में देखा जाए सबसे ज़्यादा प्रमुख होती है। इनका मेन रोल क्या होता है, ड्रग्स और कॉस्मेटिक सामग्री अधिनियम तथा नियमों की नीति को बनाना। मतलब क्या होगा, कोई भी ड्रग्स और कॉस्मेटिक बना रहे हैं यदि, तो इसी नीति के द्वारा ही बनाएंगे, जो अब ये फॉलो करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास IP दी जाती है, इंडियन फार्माकोपिया के तहत सब कुछ आप काम करेंगे, ठीक है। ड्रग्स की सैंपलिंग करना, कोई भी ड्रग्स सैंपलिंग की है, यदि टेस्ट में फेल होगा तो कंपनियां ही लॉक कर दी जाएगी, ठीक है। तो ड्रग्स की सैंपलिंग करना और सब काम करना इसी कंट्रोल के, इसी स्टैंडर्ड के, जैसे ये स्टैंडर्ड निर्धारित करेंगे कि इसी स्टैंडर्ड पे आप दवाइयाँ बनाएंगे। अब उसमें सैंपलिंग तथा टेस्टिंग के दौरान वो नहीं पाया गया तो दिक्कत हो जाएगी। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक आइटम के लिए मानक तय करना इन्हीं का काम होता है। ड्रग्स के आयात और निर्यात के लिए मंजूरी देना इन्हीं का, ये मंजूरी मतलब एक देश से दूसरे देश या एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक तुम्हारे पास ले जाने की जिम्मेदारी, ये सब कुछ किसका काम होता है, इन्हीं का काम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, लास्ट एंड क्वेश्चन हमसे पूछा ब्लड बैंक क्या होता है, इसका फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक। ब्लड बैंक एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो क्या लिखा, ब्लड बैंक एक ऐसी जगह है जहां खून को, ठीक है, खून अथवा रक्त को एकत्र किया जाता है, इसका परीक्षण किया जाता है, संग्रह किया जाता है और जरूरतमंद यानी मरीजों को उपलब्ध कराया जाता है। जैसे मान लेते किसी रिलेशन को आपको ज़रूरत है ब्लड की, अब वो ब्लड ग्रुप किसी को मिल नहीं रहा है तो ब्लड बैंक में जाएंगे, अपना ब्लड देंगे, उस ग्रुप का ब्लड आपको देंगे। आपका ग्रुप किसी और को ज़रूरत होगी, दुनिया इतनी बड़ी है, कहीं ना कहीं सर्कल होके जाएगा, ठीक है। तो ब्लड बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ खून को एकत्र किया जाता, परीक्षण किया जाता, ग्रुपिंग की जाती, संग्रह की जाता है, फिर जरूरतमंद बीमारियों इलाजों को क्या कर दिया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। फंक्शन कार्य देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, रक्त संग्रह, मतलब इनका क्या है, रक्त को संग्रह करेंगे, मतलब संग्रह मतलब नहीं समझ में आता तो इसको लिख देंगे, रक्त को ये क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, क्या कर देंगे, रक्त का ये कलेक्शन करेंगे। दूसरा रक्त परिवहन यानी परीक्षण, रक्त का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, ग्रुपिंग देखेंगे, टेस्ट करेंगे, सब कुछ मेंटेन करेंगे, कोई बीमारी तो नहीं है, कि इनका ब्लड ग्रुप क्या है, RH फैक्टर निगेटिव, सब कुछ मेंटेन करेंगे। ब्लड की ग्रुपिंग करेंगे कि ब्लड ग्रुप बंदे का तुम्हारे पास A है या B है या AB है या O है, क्या है, ये सब कुछ मेंटेन करेंगे। ब्लड कंपोनेंट को अलग अलग करेंगे, WBC को अलग, प्लेटलेट को अलग, प्लाज्मा को अलग। जैसे मान लेते हैं हमें प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट होती, कहते हैं जैसे किसी पर्सन को अभी देखो कैंसर थेरेपी हो रही, किसी पर्सन को दवाई होती, कहते हैं प्लाज्मा की
ज़रूरत होती है या एंटीबॉडी की ज़रूरत होती है, इस ग्रुप की एंटीबॉडी ले आओ। तो आप ब्लड देंगे ना, तो ब्लड में से एंटीबॉडी खींच के अलग कर दी जाएगी, दोबारा वो ब्लड आपके शरीर में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो एंटीबॉडी उसके शरीर के अंदर डाल दी गई, कहेगा प्लाज्मा लेकर आओ, ठीक है। तो वो सब इसी पे काम होता है। कहेगा इनको WBC की ज़रूरत होती है, तो आपके शरीर से WBC को अलग अलग करके एक पैकेट में दे दिया जाएगा, उस बंदे को चढ़ा दिया जाएगा। और ये सब प्लाज्मा निकलवाना भाई बहुत दर्दनाक होता भाई, ठीक है। स्टोरेज करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती, फंक्शन ये सब तुम्हारे पास दिया गया है, ठीक। तो ये ब्लड हो गया, ब्लड का सॉरी ब्लड बैंक हो गया, ब्लड बैंक का काम हो गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इधर रुक करते हैं भाई। अब इसमें देखा जाए तो आप ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको आता होगा तो कमेंट बॉक्स में भन्न से आप लिख के दिखाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, फार्मेसी एक्ट वाज कम इन द फोर्स इन द 4 मार्च। फार्मेसी एक्ट कब आया हुआ था, बताइए कब आया हुआ था। दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। रुक जाओ, हम इसका टार्च जला देते हैं, टार्च ऑलरेडी जला हुआ, ठीक है। चलिए बताइए, फार्मेसी एक्ट वाज कम फोर्स इन, फार्मेसी एक्ट कब आया था, 1947 में, 1948 में, 1949 में, नन ऑफ दी। तो 1948 में आया हुआ था, तो इस पे टिक मार देंगे। फर्स्ट PCI वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट इन द ईयर, मतलब फर्स्ट यानी तुम्हारे पास PCI कब आई थी, 1947 में, 1948 में, 1949 में, नन ऑफ दी। तो 1949 में आई हुई थी, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, ड्रग्स विच आर इम्पोर्ट अंडर द नेम, ठीक है, अंडर द नेम ऑफ द अदर ड्रग्स इज कॉल्ड है। मतलब क्या होता है, जैसे कोई ड्रग्स एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट कर रहा है, देखो इंपोर्ट कर रहा है तो उसे क्या बोला जाता है एक्चुअल में, ठीक, अडल्ट्रेटेड ड्रग बोला जाता है, या मिस ब्रांड ड्रग्स बोला जाता है, या सुपीरियर ड्रग्स बोला जाता है तो उसको, या नन ऑफ दीज। तो ये तुम्हारे पास क्या बोला जाता है, सुपीरियर ड्रग्स बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ यानी कॉस्मेटिक, यानी कॉस्मेटिक आइटम किस शेड्यूल के अंतर्गत रखा जाता है। कॉस्मेटिक जो तुम्हारे पास होती हैं आइटम, वो शेड्यूल यस के अंतर्गत रखी जाती हैं, शेड्यूल सी, शेड्यूल एम, शेड्यूल आर, या शेड्यूल यस। तो शेड्यूल यस इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डाई एसिटाइल, ठीक है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज आल्सो नोन एज, इसे क्या बोलते हैं, यानी क्या बोला जाता है, इजोनिन बोला जाता है, या यानी ठीक है कोकीन बोला जाता है, हीरोइन बोला जाता है, नन ऑफ दीज बोलता है इसको, ये तुम्हारा हीरोइन बोला जाता है। तो बहुत खतरनाक होता है, लोग पीते उते हैं, नशा करते हैं, इससे तगड़ा। नेक्स्ट में लिखा है प्रिवेंशन एंड क्रूल्टी, अब ये बंदा आए थे, ठीक है। ये बताइए भन्न से बताइए, प्रिवेंशन एंड क्रूल्टी ऑफ एनिमल एक्ट, ठीक है, एनिमल एक्ट पास इन द ईयर, कब आया हुआ था। देखिए बुक में देखा जाए तो एक्चुअल में ये रियलिटी अब करेंगे ना, AI वगैरह से पूछेंगे तो ये तुम्हारे पास 26 दिसंबर 1960 को बताता एग्जैक्ट, बट बुक में दे रखा था 1961, 1960 दोनों दिया है अलग अलग बुक में। देखा जाए तो अभी ठाकुर की बुक देखेंगे तो 1960 दिया, और निराला वगैरह के देखेंगे तो 1961 दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप एक बार हम देखेंगे तो इसको मेंशन कर देंगे, एक्चुअल में 1960 सही है, बट किसी किसी बुक में 1961 भी दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पर बुक थी पता नहीं कहाँ चली गई भाई, ठीक है। ये हो गया, तो इस पे हम क्या कर दिए, टिक मार दिए हैं, 1960 पे ही रहने देना, ठीक है। बट कहीं कहीं 1961 भी लिखा रहता है, उसकी चिंता न करना, ठीक है। दोनों पे लिखा है भाई, क्या किया जाए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम फसाई के नाम से जानते हैं, ठीक है, हैज़ बीन स्टेबलाइज अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, कब किया गया था, 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तक कब किया गया था, 24 अगस्त 2006 में किया गया था, 2006 तक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिखा, फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट इन द पास, मतलब जो तुम्हारे पास खाने में जो मिलावट होती है उसके लिए एक्ट जारी किया गया था, किसके तहत, कंट्रोल करना। तो 1 जून 1955 को किया गया था, ठीक है। कहीं कहीं 55 लिखा रहता है, कहीं कहीं 54 लिखा रहता है, तो क्या मारा जाए इस पर भाई। ये डेट वाला थोड़ा सा, क्योंकि भाई कई बुक में अलग अलग होता है यार, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है, 8वां नंबर क्वेश्चन 1900, ठीक है। ये तुम्हारे पास जब पास किया गया था तो 1954 को किया गया था, 1954 इधर करेक्ट टिक मार देना, ठीक है। पास किया गया था, बट कम कहेगा, यदि देखना जब कम कहेगा ये तुम्हारे पास कम होगा, इसको आया हुआ था कम इन, ये तुम्हारे पास आया हुआ था, बट पास इसमें हुआ था, ठीक है। पास इतना वो कुछ समय के बाद तो अप्लाई होगा, आया हुआ था। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है जी, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया, रिटेल फिक्स बाय द गवर्नमेंट फॉर न्यू ड्रग्स अंडर द पैराग्राफ 6, यानी 5, यानी पैराग्राफ के था उसे, उस ड्रग्स को जो दवाई की प्राइस फिक्स की जाती है उसे रिटेल प्राइस बोलते हैं, या मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं, या बोथ ANB बोलते हैं, या नन ऑफ दीज बोलते हैं। तो उसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोला जाता है,
ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखा, फर्स्ट नेशनल, ठीक है, फर्स्ट नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर एंड रिलीज इन, कब किया गया था, 1996 में किया गया था। उसमें से 276 दवाइयाँ ऐसी तो जिसमें ऐड किया गया था 1996 में, ठीक है, 1996 में किया गया था। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा मीन इस, यानी लिखा साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट को कंपेयर द थेरेपेटिक वैल्यू एंड, ठीक है, वन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और ड्रग्स थेरेपी इज नोन, इसको क्या बोलते हैं, फार्माको इकोनॉमी बोला जाता है। या आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें, एक्चुअल में फार्माको इकोनॉमी होती है, बट कौन सा आपसा है इसको क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाएंगे। नेक्स्ट में क्या लिखा, रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग टू ऑल पर्सन इन स्टेट और नेशन इज कॉल्ड एज, मतलब जो जोड़ता है तो उसको रूल को ला बोला जाता है, तो ला यहाँ फिलअप कर देंगे, क्या कर देंगे बाबू, फिलअप ला कर देंगे, ठीक। लिखा इफ द फार्मासिस्ट इज मेकिंग एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द बिजनेस ऑफ द फ्यू, ठीक है, फॉलो फार्मासिस्ट टू सेड भी, उसे क्या बोलते हैं, कट ऑफ कंपटीशन बोलते हैं, यानी कट थ्रोट कंपटीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको फिलअप कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ठीक है, कह दिया 12 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, 2R, ठीक है, RMP बोला जाता है, 2RMP। तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, यहाँ से फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है जी 15 नंबर, इज यानी डैश 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 इज एनी डिसइंटीग्रेटेड वर्ड, फ्रेज, लोगो, सिंबल, डिजाइन, पिक्चर्स यानी स्टाइलिंग आर कॉम्बिनेशन ऑफ वन आर मोर दीज एलिमेंट, उसे ट्रेडमार्क बोला जाता है। KGF में देखे ना, अगर ट्रेडमार्क ये होता है वो चीज़ें थी यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में 16 नंबर क्या पूछा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तथा फैमिली वेलफेयर नोटिफाई द न्यू ड्रग्स, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल रूल 2000 तुम्हारे पास 2019 में किया गया था। तो वो देखा जाए तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये 2019 में, ठीक है, 23 या 25 को किया गया था, ठीक। तो तुम्हारे पास क्या कर देंगे, एक्चुअल में इस पर 23 पे टिक मार देना, 23 मार्च 2019 में किया गया था। ब्लड बैंक के लिए तुम्हारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर 100 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, तो 100 मीटर पे मार देना। डैश 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 इज द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्टेज को जिसे हम क्या बोलते हैं, पहला दे रखा प्लाज्मा पायरोलाइसिस बोला जाता है, या तुम्हारे पास है, ठीक है, यानी स्टरलाइजेशन बोला जाता है, इंसीरिएशन बोला जाता है, माइक्रोवेव इरिडिएशन बोला जाता है। तो ये प्लाज्मा पायरोलाइसिस होता है, लिख रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, नेक्स्ट पे आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पास हुआ था, 2005 में पास हुआ था, ठीक है। ये भी कंफ्यूजन रहता है क्योंकि दिसंबर के लास्ट में हुआ था, कहीं कहीं 2006 भी दिया रहता है। नेक्स्ट में क्या लिखा, मेडिकल डिवाइस इन्वॉल्व द लो रिस्क लेवल ऑफ द कैटेगरी, लो रिस्क तुम्हारे पास क्लास A की होती है, जैसे कहते हैं फर्स्ट क्लास की दवाई है, इसकी रिस्क ना के बराबर अथवा बहुत कम है। घटिया क्वालिटी का करेंगे तो रिस्क ज़्यादा होने का चांस बन सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसका नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ओनली फॉर 30 रुपीज़ प्राइस, 25 रुपीज़ प्राइस रखी गई है। इसे आप प्राप्त कर सकते हैं कभी भी कॉल करके व्हाट्सअप पे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत सारे लोग भाई सो गए लगता है, 10 ऊपर गया ना, ठीक है, सो गए लगता है। चलिए कोई टेंशन नहीं।